बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। एक नया दिन है, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे सुहाव सर। लेकिन आपको पता है कि लाहौर से मैं आपको रोजाना इस्लामाबाद जाने के लिए कन्विंस नहीं करती, बल्कि जो डिजिटल ड्राइव है वो मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, बिकॉज हमारी स्क्रीन, हमारा शो इनकम्प्लीट है हरमीत पाजी की $100 स्माइल के बगैर। तो चाहिए इस्लामाबाद चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, हैप्पी मंडे। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सुहा। और आपने दुरुस्त फरमाया कि कहीं ना कहीं सफ़र तो है, ज़िंदगी का नाम भी एक सफ़र है, और कहीं ना कहीं आज का जो ये सफ़र है वो डिजिटल हो गया है। तो फिर लाहौर और इस्लामाबाद दोनों अगर कनेक्ट हों तो दोनों शहरों से बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। बहरहाल मंडे है और सोमवार का दिन यकीनन सबके लिए बड़ा इम्तिहान का दिन होता है, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं या बुजुर्ग हैं। लेकिन आपने बड़ी प्यारी बात की है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इसलिए लिव इन द मोमेंट वाली पॉलिसी जो है ना, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है उस पर इतना बड़ा करके मैंने लिखा हुआ है कि लिव इन द मोमेंट, लाइक देयर इज नो फ्यूचर, देयर इज नो पास्ट। आज है, अभी है, जो है बस उसी में आप जीने की भरपूर कोशिश करें। और आज के दिन का इज अ ब्रांड न्यू डे, इज अ ब्रांड न्यू वीक। मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे ख्याल से हर मंडे में आपसे यही कह रही होती हूँ, भाई ये ब्रांड न्यू वीक है, जो काम बाकी रह गए उसको नए सिरे से शुरू करें और इस वीक में कंप्लीट करने की कोशिश करें। और बस कोशिश जो है वो आपने कंसिस्टेंटली करते रहना है, किसी भी चीज़ को लेकर इंशाल्लाह वो चीज़ ज़रूर हो जाएगी। तो हम और आप बाकायदा आज के दिन का यानी मंडे का आगाज करते हैं और हमारा प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक के आज के 2 घंटे के रनडाउन में ऐसे कौन से इश्यूज हैं, ऐसे कौन से टॉपिक हैं, ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट है इस वक्त जो कि हम पूरी करेंगे, और 2 घंटे के रनडाउन में क्या क्या होगा वो आपसे शेयर कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट गुड मॉर्निंग पब्लिक की आज की टॉप स्टोरीज में आपको पता है टॉप ऑफ दी ऑल। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दुनिया में अनोखे मनोखे काम कहाँ कहाँ हो रहे हैं, किसने कौन सा रिकॉर्ड बना लिया, कौन सी बहुत पुरानी कदीमा की ऐसी नवादरात है जो कि छुपा कर रखी गई थी और अब मंजर आम पर आ गई हैं। और इसके अलावा बहुत सारी रिसर्चेज और वो सारी चीजें जो आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो। और वायरल कंटेंट तो आजकल हरमीत पाजी किसको पसंद नहीं होता। कोई एक अनोखी सी चीज आप देखते हैं उसको फौरी तौर पर रीशेयर कर देते हैं ताकि आपके सर्कल के बाकी सारे लोग भी उसको देखें। तो जनाब वो हम तक पहुंचती है सर्कुलेट होकर और हम आप तक दोबारा से स्क्रीन पे दिखा देते हैं। तो आज के टॉप स्टोरीज में सबसे पहले होगा आज का डोज, जिसे हम कहते हैं डेली डोज। कोशिश करते हैं कि हैवी डोज आपको दे ताकि आपका दिन भी अच्छा गुजरे और वीक भी। लेकिन चले जी, इस डोज के बाद आगे बढ़ेंगे और आपको पता है हम बात करते हैं जब सियासत की। तो फाइनली इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन प्रोग्राम देने के बाद अब एक एक्सपेक्टेड तारीख दी गई है। हरमीत पाजी, तारीख अभी भी नहीं दी, तारीख नहीं देनी हमने। कल इलेक्शन कमीशन कई जो तारीख देने का मामला है और तारीख ना देने का मामला है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे। 28 जनवरी मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट अब तक कहा जा रहा है कि जनवरी 2024 में ये इंतखाबात का साल होगा, जनवरी इंतखाबात का महीना होगा। तो पाकिस्तान की सियासत में अब जो कैंपेन्स चल रही हैं उसको लेके कौन कहता है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और कौन कहता है कि इसको स्कोरिंग ज्यादा हो रही है, इस पर डिटेल में बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इसको पॉलिटिकल सेगमेंट के तौर पर सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ होंगे। आगे बढ़ेंगे और आपको पता है हम बात करते हैं कोई भी ऐसे इशू पे जो कि इस वक्त करंट चल रहा होता है। जब हम सर्दियों की बात करते हैं, गर्मियों की बात करते हैं, तो हरमीत पाजी पाकिस्तान में गर्मी और सर्दियां जब आती हैं तो कुछ सौगात साथ लेके आती है। गर्मी आती है तो लोड शेडिंग साथ लेके आती है, सर्दी आती है तो गैस नहीं आती, ज्यादा सर्दी आती तो गैस बिल्कुल नहीं आती। तो खैर ये जो गैस ना आने का सिलसिला है, गैस के ज़ख़ायर ऑन द सीरियस नोट पाकिस्तान में, चूँकि हम कहते हैं हमेशा कुदरती वसाइल से माला माल हमारा मुल्क है, लेकिन उसको बरोए कार लाने के लिए एक निज़ाम जो है, मुनज़्ज़म निज़ाम, वो अब तक हम नहीं बना सके। तो गैस के ज़ख़ायर जो है वो दिन ब दिन मज़ीद कम होते चले जा रहे हैं। और अगर हम बात करें अब लोड शेडिंग की, तो हरमीत पाजी ये इंदिया दिया गया है कि पूरा दिन में सिर्फ 8 घंटे आपको गैस दी जाएगी। उसी में रोटी पानी चावल जो आपने पकाना है वो पका लें और जो आपने पानी शानी गर्म करना है, क्योंकि बड़े मसाइल होने वाले हैं। और इतनी आपको पता है सर्दी उसके बाद ठंडा खाना वो खा लें, लेकिन जारी बात है खाना बना लें, पहले से बना लें। सही कह रहे हैं, बहुत सारे मसाइल होंगे। तो खैर जो ज़ख़ायर दिन ब दिन कम हो रहे हैं, इस पर हमारे जो है एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे आज के प्रोग्राम में, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ेंगे। और वैसे तो हरमीत बाजी सोने से पहले खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन चलें अगर कुछ सोने से 2 घंटे पहले की हम बात करें तो आपकी स्लीपिंग स्केड्यूल जो है उसके मुताबिक ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि आपको सोने से पहले, या हम यूं कहें कि डिनर में आपको उनका इंटेक नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम मेरे ख्याल से रात 10 बजे के बाद ही ऑर्डर करने का प्लान करते हैं और हमें लगता है नहीं ये रात की चीज़ें रात को ही खानी चाहिए। कितना बड़ा हम ज़्यादती कर रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा, इस बात का अंदाज़ा में नहीं है। तो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि सोने से कुछ घंटे पहले या सोने से ठीक पहले आपको अवॉइड करनी चाहिए, चाहे वो घर में या बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, इसको आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में एक सेगमेंट के तौर पर डिस्कस करेंगे। और फिर हम जब हुजरे की बात करते हैं हरमीत पाजी, तो हमेशा बड़े तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है।
कि हरमीत पाजी आज अपने हुजरे में है, वो इस्लामाबाद का हुजरा है, ये लाहौर का हुजरा है। तो खैर इस हुजरे की जो एक सकाफत है और हमारे सकाफत में इसका क्या मकाम है और हमारी क्या हिस्ट्री है, इस पर हमने एक ज़बरदस्त रिपोर्ट बनाई है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो है, जो वहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको पता है हमारी ज़िंदगियाँ आजकल एक फुल स्टॉप की सी सिचुएशन है। अगर आप पाकिस्तान में है, दुनिया में किसी भी मुल्क में है, तो सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर आप यूज़ करते हैं तो जो तस्वीर वीडियोज़ गज़ा से इसराइल की जारियत की और क़यामत जो बर्पा इसराइल ने इस वक्त गज़ा में की हुई है, तो हम ये सोच भी नहीं सकते और ये दुआ करते हैं कि खुदा ना खास्ता ऐसे मनाजिर हमारे सामने ना आए। पूरी दुनिया में देखा कि दीगर ममालिक जो है, उसमें जापान भी है, उसमें अगर हम यूएस की बात करें, वो तमाम सुपर पावर्स की भी अगर हम बात करें, दुनिया बड़ी तादाद में निकली है बाहर और सीज फायर का मुतालबा किया जा रहा है हरमीत। और आपको पता है सैकड़ों नहीं लाखों लोग एहतजाज की जो है उसके लिए अब अपने घरों से बाहर निकले हैं। तो खैर अब जो लोग निकले हैं उसके बाद अभी हमारा राब्ता टोटली मुनक़ता है, क्योंकि वहाँ पर अब पानी, बिजली और गैस की बंदिश के साथ साथ जो इस वक्त इंटरनेट है वो भी बिल्कुल मुअत्तल है। वहाँ करंट सिचुएशन क्या है इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर आज के इस प्रोग्राम में आपको पता है रोज़ाना की बुनियाद पर कंपल्सरी हमारा ये सेगमेंट होता है, तो गज़ा की इस वक्त सूरत हाल पर, करंट सिचुएशन पर डिटेल हम सेगमेंट करेंगे। सो वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज फॉर टुडे। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आपको पता है कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और शुरू करते हैं आज के डोज से, यानी मंडे और डेली डोज। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सबसे पहले हमने आपको ये खबर देनी है कि कुछ ऐसे नासूर जो कि इंसानों में देखने में आते हैं, लेकिन हम अक्सर औकात अपने डेली डोज में हरमीत ऐसी खबरें ज़रूर देते हैं जिसमें हम ये बता रहे होते हैं कि भाई अब ये चीज़ें इंसानों से जानवरों में ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई हैं। अब ये रिश्वत एक ऐसा नासूर है हमारे माशरे का या किसी भी धर्म का, जो कि देखा जाता है कि कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता है, जो कि मना भी किया गया, जिसकी ममानत है हरमीत, हर धर्म में इसकी ममानत है। लेकिन चले अगर हम जानवरों की बात करें तो ये एक बड़ी फनी सी वीडियो है। अगर हम बात करें बंदर की, तो बंदर आपको पता है कि हमेशा शरारतों में तो इंसान को पीछे छोड़ देता है। बस इसने एक शरारत और की, वो वीडियो फौरी तौर पर हम आपको दिखाते हैं। बंदर ने एक खातून स्याह जो कि उसकी वीडियो बना रही होगी या पिक्चर बना रही होगी या कुछ ना कुछ कर रही होगी फ़ोन के साथ, उसने पकड़ लिया फ़ोन बंदर ने और लेकर चला गया, रफू चक्कर हो गया। और उसने बात कहा कि ये फ़ोन तो एक ही सूरत में आपको मिलेगा जब आप मुझसे कुछ निगोशिएट करें, कुछ आप मुझे कुछ ऑफर कराएं और आप लेन देन की बात करें। बस ऐसी है, रिश्वत ली और फिर फोन वापस कर दिया। ये इनके अच्छा, वैसे जकार्ता की बात की जाए सोहा तो बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है कैपिटल, और मैं तो वहां पे गया हूँ और जंगलात बहुत ज्यादा हैं आसपास। अगर आप देखें ना तो बहुत सारे ऐसे इलाके के, एक तो वहां पे थोड़ा सा दूर अगर आप जाते हैं तो फिर आपको जंगली लोग भी नजर आएंगे इन इलाकों में, लेकिन बंदर और दीगर किस्म के जानवर जो हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं, थोड़े नहीं है। बंदर आपको बहुत शरारतें करते शाहराहों पर, कहीं ना कहीं गली कूचों पर, जहां पे भी सैर सपाटे की जगह वहां पे आपको नजर आएंगे। और ये बात दुरुस्त है कि वाकई में बंदर का टारगेट होता है वहां का नया सयाह, और उनसे किसी न किसी चीज जो है वो छीन के, फिर वही बात आपने दुरुस्त की कि कहीं ना कहीं इंसानों को कॉपी करके रिश्वत ले लेके जो इंसान करते हैं वही काम जानवर अब कॉपी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बंदर ने बोला भैया आपने लेन देन ही करना है, अभी तो भाई मोबाइल तभी मिलेगा जब आप थोड़ा बहुत कुछ देंगे। लेकिन आपको पता है हरमीत, ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी है। अगर हम अपने नॉर्दर्न साइड में जाए तो पता है वहाँ बच्चों को, अगर हम कॉर्न्स की बात करें या वहाँ पर अवेलेबल जो भी फ्रूट होता है वो बच्चे बड़े शौक से खिलाते हैं बंदरों को। अगर आप नारान वाली साइड पे चले जाए तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है और फिर आगे खत्म होने वाला सिलसिला है। मतलब रास्ते में आपको हर जगह सड़क के इर्द गिर्द, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे बहुत सारे बंदर नजर आएंगे और छोटे बच्चे तो पता नहीं इसके वैसे बहुत प्यारे लगते हैं। शहर में तो खैर आपको पता है कि अब मांगने का रुझान हो गया है और शहर में आपको पता है बंदर के बच्चे को लेके बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मदारी कहा जाता है, वो बेसिकली इनके थ्रू मांगते हैं। तो खैर वो आप गाड़ी की बोनेट पे अगर कोई बंदर आके नाचना शुरू कर दे तो फिर वो क्यूट लगता है, प्यारा लगता है, फिर उसको पैसे दिए बगैर वैसे भी नहीं रहा जाता। लेकिन बच्चों के लिए नहीं, अब बड़ों को भी रिश्वत देनी पड़ेगी और उसके बाद ही फिर आप आगे जा सकेंगे। तो मोबाइल, वैसे अच्छी बात ये कि उसने मोबाइल वापस कर दिया, मतलब उसका क्या ही काम था ना, बंदर के हाथ में माचिस वाला काम था कि उसने मोबाइल पकड़ के फेंक ही देना था, लेकिन एक खातून का महंगा मोबाइल जाया हो जाता। बंदर ने वैसे इंडो में बोला होगा कि साया माओ वांग साजा, ये सही था, ये डिपिक्शन अच्छी थी। खैर चले आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं जनाब। अभी भी फिल्मों में ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं और हमें लगता है कि रियल में इसका रियलिटी से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। अगर आप बात करें ऐसे बहुत सारे गांव देहातों की जहां पर अभी भी इमाम मस्जिद का ऐसा मकाम है कि आप समझे कि वो पूरे गांव का हुक्मरान है और उसकी बात बहुत ज़्यादा मानी जाती है। फैसलाबाद के करीब एक ऐसा ही गाँव है, ऐसा अनोखा गाँव है कि इमाम मस्जिद जो है
वहाँ पर एक हुक्मरान का सा काम जो किरदार है वो अदा कर रहे हैं। एक मिसाली गांव है जहाँ पर हर फैसला जो है वो इमाम मस्जिद ही करता है। मतलब वहाँ पर किसी एक दुकान पे अरमीत पाजी कोई सिगरेट अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इमाम मस्जिद ने इसको मना किया गया है। वहाँ पर जिन लोगों की शादी होती है, जो लोग शादी करने के लिए किसी दूसरे गाँव जाते हैं, उनको वहाँ की रसूमात, वैल्यूज़, नॉर्म्स का ऑलरेडी बता दिया जाता है कि ढोल, बैंड बाजा और म्यूज़िक जो है वो नहीं बजेगा। और अच्छा, सबसे अच्छी बात जो मैं कोट करना चाहती हूँ वो ये कि एक मस्जिद जो है कि इमाम मस्जिद की है, उस मस्जिद में अजान दी जाती है और उसका स्पीकर बाकी मसाजिद के साथ कनेक्टेड होता है और एक वक्त में सिर्फ एक अजान दी जाती है और ये रूल जो है सेट बाय इमाम मस्जिद। तो ये एक ऐसा मिसाली गांव है, मामून गंजन जिसका नाम है। तो ये फैसलाबाद के करीब है, अगर आप जाएं तो ज़रूर विजिट करें। वैसे सुहा, अगर हम देखें बहुत सारे देहातों में, बहुत सारे ऐसे इलाकों में हमने देखा है कि भाई इमाम मस्जिद हो, पंडित जी हो या ज्ञानी जी हो, उनकी बात मानी जाती है और सुनी भी जाती है और बाकायदा उस पर अमल भी किया जाता है। मेरे अपने देहातों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं तो फिर बहुत सारे लोग उनसे मशवरा करते हैं और मशवरे के बाद उस पर अमल भी करते हैं। तो इस गांव के हवाले से जो मुख्तलिफ इक़दामात उठाए गए, सिर्फ ये नहीं कि भैया बैंड बाजा बारात नहीं होगा, ये भी कहा गया है कि भाई सिगरेट, नशावर चीज़ें जो नुकसान पहुंचाती हैं वो किसी भी दुकान में शामिल नहीं होंगी। कोई भी अगर करेगा तो फिर आपको पता है कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन है और ऑप्शन ये है कि भाई जनाजे में ही शमूलियत नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा आपका। सो बहरहाल मेरे ख्याल में इस पॉजिटिव खबर है और इसको सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे लोग होने चाहिए जो पॉजिटिव चीज़ों को आगे लेके जाएं, लोगों को मुख्तलिफ जो सेहत की वजह जो नुकसान आपके होते हैं, नशे की वजह से होते हैं, आपके कमनी जो है कहीं ना कहीं आपने देहातों में देखा होगा कि रात 10 बजे 9 बजे के बाद बहुत कम नौजवान ऐसे होते हैं जो घरों से बाहर निकलते हैं और जो बाहर निकलते हैं उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। ये अलग बात है कि छुप छुपा के हम भी निकल जाते थे, रात को देर से आते थे और फिर पिटाई होती थी। तो ये रीत रिवाज है जो आज भी हमारे गांव में कहीं ना कहीं है मुख्तलिफ देहातों में। और हरमीत, एक बड़ी अहम बात है कि इमाम मस्जिद की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने एक ऐसी कुछ रूल सेट किए हुए कि उसकी फॉलोअरशिप की अगर हम बात करें तो नौजवान नस्ल भी बड़ी तादाद में उनकी बात मानती है। खैर ऐसे नहीं कि सिर्फ बड़े बूढ़े जो हैं वो उनके ओबिडेंट हैं। अच्छा, बड़े बूढ़ों को हुक्का पीने की भी इजाज़त नहीं है। अच्छा, ये इजाज़त है कि आप घर के अंदर पी सकते हैं, लेकिन घर के प्रेमिसेस से बाहर अगर आप हुक्का पिएंगे तो इमाम मस्जिद जो है वो गुस्सा कर जाएंगे। अच्छा, पूरे गाँव में कोई खाकरूफ भी नहीं है, मतलब कोई स्वीपर्स जो होते हैं या उनकी पूरे एक टीएमए की टीम होती है वो नहीं है। नौजवानों ने अपनी एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई हुई है, उसमें उन्होंने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं और वो इस तरह से पूरे गांव को ड्राइव कर रहे हैं। तो एक यूनिटी जो है वो इमाम मस्जिद जो है वो लेकर आए हैं इस गांव में और इस गांव को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं इसी वजह से कि एक मिसाली गाँव ये है। तो अगर ये शहर और अगर ये मुल्क मिसाली इस तरह का, लेकिन इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम सेट करना चाहते हैं, अगर वो सेट कर ली जाएं और तमाम लोग उसको फॉलो करें तो हम भी मिसाली बन सकते हैं। खैर अल्लाह पाक इसकी तौफीक हमें अता फरमाए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर चलते हैं। अगली खबर पे हम इस तरह चलते हैं कि अब ये प्रोग्राम होस्ट हैं, पता नहीं इन्होंने कौन सा ऐसा कंपटीशन कराया था हरमीत में और आप भी मिलके ऐसा कंपटीशन कराते हैं। खैर वो कंपटीशन क्या था मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये एक प्रोग्राम एंकर हैं जिन्होंने आसमान से नोटों की बारिश कर दी है। फिर दोबारा बताती हूँ, आसमान से नोटों की बारिश कर दी है। अच्छा, नोट कितने हैं? 10 लाख डॉलर। कितने? 10 लाख डॉलर। अब ये मैं आपको वैसे मैं भी क्लाइमेक्स दे रही हूँ ना कि एक एंकर है, उसने नोटों की बारिश कर दी है और वो 10 लाख डॉलर फेंक रहा है। अब पूरी स्टोरी क्या है बिहाइंड द सीन में आपको बताती हूँ कि अवाम पैसे इकट्ठे करने के लिए हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मौजूद है। अब जनाब ये एंकर हैं, इन्होंने एक प्रोग्राम होस्ट किया और वहाँ पर एक इन्होंने कंपटीशन रखा। उस कंपटीशन में एक पहेली जो है वो उन्होंने कहा कि अब ये पहेली आपने बूझनी है और बड़ी तादाद में लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन कोई जीत नहीं सका। तो जो इनाम की रकम थी वो उस होस्ट ने खुद नहीं रखी, अनाउंसमेंट कर दी ऑन स्क्रीन टीवी पे कि ये मकाम होगा, हेलीकॉप्टर से जो है मैं पैसे नीचे फेंकूंगा। भाई आप अपनी मदद आपके तहत जैसे इकट्ठे कर सकते हैं करें। किसी ने छतरी पकड़ी, किसी ने बैग पकड़ा, किसी ने कुछ और 10 लाख डॉलर जब इन्होंने आसमान से फेंके तो मैंने ये वीडियो देखी और नीचे लोगों की तादाद देखी, आई गॉट शॉक्ड मैन। वैसे आप अंदाजा लगा लेना कि इतने सारे पैसे, और मुझे तो कहीं ना कहीं अपना बचपन याद आ गया जब शादी ब्याह पड़ोस में हुआ करते थे और पैसे लोग फेंका करते तो हमारी नजर उस नोट पे होती थी कि इस नोट को कैसे उठाना है और फिर मिरासी का जो असिस्टेंट होता उसकी मार भी खानी पड़ी, लेकिन नोट हाँ। लेते थे। मैं देख रही हूँ वही कुछ कर रहे हैं, टारगेट वही है कि जितने ज्यादा डॉलर
वो इकट्ठे कर दिए। कंपटीशन बड़ा मजे का है और कहीं ना कहीं ये नहीं किया गया कि भाई सवाल का जवाब नहीं दिया तो हमारे पास जवाब यही है कि भाई नोट ही फेंक लेते हैं, अपने पास नहीं रखें। वैसे नोटों की कदर करनी चाहिए और कदर से अंदाजा ये होता है कि ये लोग जिस तरह दौड़े लगा लगा के और नोट पे सबकी नजर है, कोई बैग भर रहा है, कोई झोली भर रहा है, कोई पर्स भर रहा है। लेकिन हरमीत आपको पता है हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। वो अलग बात है कि हेलीकॉप्टर से पैसे नहीं फेंके जाते, किसी शादी में आप घुस जाए, जब बारात आती है ना और नीचे जो बच्चे आपके घूम फिर के ऐसे पैसे लूटते हैं ना, ये उनकी फेवरेट हॉबी है। अब पता नहीं आपने बचपन में ये प्रैक्टिस करी है कि नहीं की, की है कि नहीं की? नहीं, मैंने तो अपनी स्टोरी बता दी कि भाई ये मिरासियों के असिस्टेंट से बड़े थप्पड़ खाए हम लोगों ने बचपन में भैया, लेकिन पैसे हमने निकाले उनसे, पैसे निकाले। बस यही बच्चों का शौक आज भी है। अगर आप शादी ब्याह की किसी बारात के फंक्शन में देखें तो जो पैसे ऐसे करके फेंके जाते हैं तो नीचे बच्चे जो लड़ते हैं। खैर ये बड़े हैं, इनमें बच्चे मेरे ख्याल से कम ही हैं, और बड़ों ने क्या खूब कोशिश की, जितने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं कर लिए, और जनाब ये पैसे इकट्ठे करके घर चले गए हैं। हम भी अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर जो है वो मुस्तकबिल है हमारा, मुस्तकबिल के नौजवान यानी मुस्तकबिल के मामार, हमारे ऐसे छोटे बच्चे जो कि क्रिकेट के ऐसे फैन तो है लेकिन अब हमें आईना दिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि जनाब ऐसे खेलते हैं। लेकिन चले अब हम आपको ये खबर देते हैं कि नन्हा बाबर आजम हमें मिल गया, क्योंकि बड़ा बाबर आजम जो है वो आजकल काफी स्लो जा रहे हैं, काफी मसाइल हैं उनको, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा जी, हम आपको मिलाते हैं जी, मिलिए मोहम्मद फैजान से। छोटा सा फैजान है, प्यारा सा है ना, वो देखिए कैसे एक्सरसाइज कर रहा है। खैर मोहम्मद फैजान से जो बहुत ही छोटी उम्र में ऐसा उम्दा बल्लेबाज है कि वो कहता है कि आई एम जूनियर बाबर आजम। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि आप मोहम्मद फैजान ही बने, क्योंकि बाबर आजम की अगर हम बात करें इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान का वो प्राउड है, पाकिस्तान को बहुत सारे क्रेडिट्स उन्होंने दिए हैं। लेकिन आजकल जो वो स्लिपिंग मूड पर चल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कप्तानी में तमाम टीम को हमेशा ड्राइव किया है, हमेशा साथ लेके चले, अभी वो हमें थोड़े नाकाम दिखाई दे रहे हैं और बड़ी तादाद में लोगों ने तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। जो परफॉर्मेंस उनकी रही है वो हम उनसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते थे। एक बड़ी मायूसी है इस वक्त शायकीन ने क्रिकेट में खास तौर पे, और मैं जब क्रिकेट की बात करने लगती हूँ तो अगले बंदे के बस आंसू नहीं आते हरमीत, किसी के आंसू नहीं आते, बाकी सब बहुत दिल से परेशान है। खैर अब हम बात वही है, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम ने बेपनाह इस टीम को जीत भी दिलवाई है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नंबर 1 तक भी लेके गए हैं। लेकिन जब आपकी बात दुरुस्त है कि जब हारने का वक्त आता है तो फिर हम भूल जाते हैं वो अच्छी चीज़ें और कहीं ना कहीं हम फिर तनकीद करना शुरू। और इसमें कोई शक नहीं कि आज मुश्किल वक्त है और हर खिलाड़ी पे ये मुश्किल वक्त आता है कि आपको हर तरफ से तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है, कहीं ना कहीं आपकी लक, कहीं ना कहीं हार्ड वर्क और कहीं ना कहीं बहुत सारी कमजोरी कोताही सामने आ जाती है। लेकिन इस बच्चे को अगर हम देखें, नन्हा सा बल्लेबाज, और किस तरीके से, किस टाइमिंग से वो शॉट खेल रहा है, किस तरीके से, किस ढंग से ड्राइव कर रहे हैं सारी चीज़ों को, मेरे ख्याल में अगर इसी तरह इनकी एक्सरसाइज और इस तरह प्रैक्टिस रही तो आने वाले एक सालों में एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर ये उभर आएंगे। और एक और चीज़ इस बच्चे ने जो बात की है इसमें कोई शक नहीं कि इसको आपने दुरुस्त बात की कि मोहम्मद फैजान ही होना चाहिए। जो शख्स काम करता है, बेशक आपका आइडियल कुछ और भी हो, कोई शख्स भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप का नाम रोशन करना, अपने आप को बड़ा लेवल तक पहुंचाना है। तो मेरे ख्याल में बच्चे को देख के लग ऐसा रहा है कि भैया कमाल कर जाएगा। चले हम नहीं, हमारे बच्चे इस मोहम्मद फैजान यानी जूनियर बाबर आजम को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसके भी बड़े होने में और इसके उम्दा बल्लेबाज बनने में बहुत लंबा अरसा है, बहुत टाइम है। लेकिन चले हम इंतज़ार करते हैं होपफुली कि बड़ा ज़बरदस्त खेले, फैमिली सपोर्ट करे और एक अच्छा क्रिकेटर बन के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे। So we are done with our daily dose for today. Quick सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। Keep watching Good Morning Public. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गजा की करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो बिजली, पानी, गैस, ईंधन के तमाम रास्ते बंद करने के बाद इस वक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी भी ज़ीरो हो गई है, जिसकी वजह से जो सूरत हाल हमें वक्तन फ़वक्तन मिल रही थी वीडियोज़ और पिक्चर्स की सूरत में, फ़िलहाल करंट सिचुएशन जो है वो हम तक नहीं पहुँच पा रही। लेकिन जो सूरत हाल पूरी दुनिया में है, इस बात की खुशी है, खुशाइन बात है कि जापान, बेल्जियम, स्पेन, भारत या दीगर ममालिक की अगर हम हरमीत बात करें तो सैकड़ों नहीं लाखों लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं। और जब वो एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाजी मुजाहिरे जहाँ जहाँ हो रहे हैं, तो मुतालबा जो है वो सीज़ फायर का किया जा रहा है। तो ये सारे मुतालबात जो है वो देर आए दुरुस्त आए वाली सिचुएशन है। लेकिन इस वक्त जो भी सूरत हाल पूरे गजा में इस वक्त हम देख रहे हैं, अगर हम सिर्फ एवरेज की बात करें तो इस वक्त इसराइल की जारियत और जो क़यामत हमास में हमने देखी कि बर्पा की हुई है गजा में, और हमास की जो सूरत हाल है इस पर वहाँ के वज़ीर आज़म जो है वो अब ये कहते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि हमास को ख़त्म कर देंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और जो एवरेज हमें मौसूल हो रही है, नंबर्स की हम हमेशा बात करते हैं, तो इस
इसराइल की जारियत से रोजाना की बुनियाद पर ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, 100 बच्चों का कत्ल जो है वो इसराइल की जानिब से किया गया है। अगर हम जंग की बात करें तो हरमीत, जंग के भी कुछ असूल होते हैं। वो तमाम जगह जो अमन अमान की जगह हैं वहाँ हमेशा टारगेट नहीं किया जाता, बच्चों को टारगेट नहीं किया जाता, खवातीन को टारगेट नहीं किया जाता। वो हामला खवातीन जो इस वक्त अपने वजूद के अंदर एक बच्चा लिए हैं, उनको भी जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है और जो तस्वीर हमारे सामने आ रही हैं अमन अमान की जगह तो भी मैं नहीं देख रहा था बची कि है। कुछ तस्वीरें जो सामने आ रही हैं बड़े दिल दहला देने वाली हैं, और हमने देखा कि फ़लस्तीन के कुछ नौजवान जिनको शहीद किया गया, फिर ये नहीं उनकी जिस तरह बेहुरमती की, उनके लाशों को टैंकों के साथ घसीट के लेके जाया जा रहा है। वो वीडियो वायरल है अभी सोशल मीडिया पे। तो एक एक चीज़, और ख़ासकर जो आपने बात की, चाहे वो मसाजिद हों, चाहे वो गिरजाघर हों, चाहे वहाँ पे बने हॉस्पिटल हों, जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है। और यकीनन जंगों में, जदल में ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी मासूम बच्चों को, औरतों को, और मसाजिद, और ख़ासकर जो दीगर मजहबी मकामात होते हैं, ख़ासकर हॉस्पिटल को कभी टारगेट नहीं किया जाता। लेकिन सिचुएशन आपके सामने है। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। जो पैनल हमारे साथ मौजूद है, कोशिश करेंगे कि हम उनसे तफसीलात इस हवाले से ज़रूर डिस्कस करें कि आगे वे आउट क्या होना चाहिए सारी सूरत हाल का। सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसके बाद कोशिश करेंगे कि गज़ा से कुछ ऐसे वहाँ के सहाफ़ी और कुछ ऐसे वहाँ के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं उनसे हमारा रब्ता हो सके, तो वहाँ की करंट सिचुएशन जो है उससे भी आपको आगाह किया जाए। लेकिन अभी हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। सर, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपने मदद किया। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, कहिएगा, अक़वाम मुत्तहिदा का जो इजलास जुमेरात को पिछले हफ्ते बुलाया गया था, उसका इंतज़ार भी कर रहे थे, और हमने देखा कि वो इजलास और उसमें पेश की गई करारदादें जो हैं वो एक किस्म की नाकाम साबित हुई हैं। आप क्या समझते हैं, जो सैकड़ों लाखों लोग अब निकले हैं, ओवर द वीकेंड हमने देखा कि मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो मुजाहरे किए गए हैं और लोग जो है वो गज़ा के लिए निकले हैं, वहाँ के बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए। अभी जो सीज़ फायर का मुतालबा है, आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरह से आगे लेके चलना चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखिए सोहा, जंग जो है इस वक्त 21वीं सदी में ना बैक वक्त 4 महाजों पर जारी है। पहला महाज जो है वो जो गलियां और बाजार हैं गजा के, वो हैं ऑब्वियसली। लेकिन जो दूसरा महाज है वो अक़वाम मुत्तहिदा है। तीसरा महाज जो है वो पूरी दुनिया की वो गलियां और बाजार हैं जहाँ पे जो बाशऊर लोग हैं वो अपनी सॉलिडारिटी और यानी कि सपोर्ट का एक एक्सप्रेशन के लिए पूरी दुनिया में मुजाहिरों की शक्ल में नजर आ रहे हैं। ये तीसरा महाज है। और चौथा महाज जो है वो असल में जंगी महाज है, जिसमें एक्चुअली जंग लड़ी जा रही है हथियारों से। तो चारों महाज का मैं मुख्तसरन अहाता कर देता हूँ कि देखिए, पहला महाज जो है वो तो उसमें कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, वो बल्कि मुझे कहने दीजिए कि वो इंसानी अक़दार और मोरालिटी का महाज है, जिसमें जालिम और मजलूम की लड़ाई है, और जालिम के जुल्म की कोई इंतहा, कोई हद ही नहीं है। देखिए, दूसरी जंग अजीम के बाद जो दुनिया का निजाम कायम किया गया था, उसके 3 सतून हैं, आलमी कवानीन, आलमी इदारे, और उसके साथ साथ जो UN का चार्टर है। तो वो तीनों को कंप्लीटली यानी कि इग्नोर कर रहे हैं जो इसराइली हुकूमत और फौज है। बल्कि इस हद तक आप अक़वाम मुत्तहिदा की यानी कि इनसिग्निफिकेंस का अंदाजा करें कि 53 जो अहलकार अक़वाम मुत्तहिदा की एड एजेंसीज के हैं वो इसराइली जारियत के नतीजे में शहीद हो चुके हैं। तो ये तो सिलसिला है पहले महाज पे, जो कि इंसानी सूरत हाल है, और 8,500 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, 20,000 से ज्यादा जो है वो जख्मी है। और सब इस सारी सूरत हाल में जो आप फरमा रहे हैं, जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है, जिस किस्म की वीडियो हमारे सामने आ रही है, यकीनन तकलीफ दह मनाजिर हैं। एक एक करके हम अगर देखें तो, चाहे वो खवातीन के हो, बच्चों की हो, बुजुर्गों की, जवानों की हो, इस सारी सूरत हाल में UN की बात की जाए वो भी कहीं ना कहीं नाकाम है। OIC जो है वो बन गया है, OIC बन गया है। तो ये बहुत बड़ी नाकामी नहीं है कि कहीं ना कहीं जो तंजीम हमने बनाई थी, हमारे जो मुस्लिम ममालिक ने बनाई थी, वो भी बिल्कुल फ्लॉप नजर आती है कहीं? बहुत अहम सवाल किया। देखिए, OIC का तो जो क़याम है वो आया ही इस वजह से था कि मस्जिद अक्सा को जलाने की कोशिश की गई थी जब लेट 60s में, तो उसी के रद्द अमल में ये तंजीम मार्ज़े वजूद में आई थी डेफिनेटली। और उसने अभी कॉल दी है कि एक बैनुल अक़वामी एक फौज तैयार की जाए जो कि
गजा में फ़लस्तीनियों की सलामती का एहतमाम कर सके। और ये बात पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब है अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम साहब, उन्होंने कल भी अक़वाम मुत्तहिदा में उठाई है। अलबत्ता जो आपने अक़वाम मुत्तहिदा की बात की, ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि पूरी दुनिया का जो निज़ाम है, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, फ़लस्तीन का मसला हो, उसकी जो बुनियाद है कानूनी और इखलाकी और नजरियाती, वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर मबनी है। और एक और करारदाद भारी अक्सरियत से 120 वर्सेस 14 की अक्सरियत से जनरल असेंबली में हाल ही में पास की गई है। मगरबी ताकतों की मुखालफत। डॉक्टर साहब, एक और चीज, जो एक तरफ तो हम वो तस्वीर दिखाते हैं जो हमने देखा कि एक इजराइल की जो तस्वीर पेश की गई हमारे सामने, या अमेरिका की जो तस्वीर पेश की जाती है और कहा जाता है कि बहुत असलहा है, लोहे की दीवारी खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन हमास के कुछ ही मुजाहिदीन ने जिस तरीके से ये फाइट लड़ी है, अगर अभी देखा जाए जो तस्वीर हमारे सामने नहीं है, तो जो खबरें हमारे साथ दूसरे ग्रुप्स में आ रही हैं, जो फलस्तीनी ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें आपने देखा कि जोहरी तनसीबात को भी भाई निशाना बना दिया है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि हो गया है, खड़का दिया है वैसे इजरायली फौज को अभी जो हालात लग रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो तीसरे महाज की जानिब आपने इशारा किया, जो जंगी महाज है, उसमें डेफिनेटली एक तरफ अज़्म हौसला है और दूसरी तरफ दिफाई कुव्वत है। ये एसिमेट्रिकल एक अनइक्वल वॉर है, मुख्तलिफ वॉर है। और डेफिनेटली देखें, बल्कि मैं आपको ताज़ा तरीन इत्तला देता चलूँ कि इस वक्त सिर्फ इसराइल की बात नहीं है। इस वक्त ये जंग का दायरा जो है वो सिर्फ गजा तक महदूद नहीं है, बल्कि बतदरीज 3 महाज आपको और खुलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो लबनान की सरहद पे जो हिजबुल्लाह के साथ झड़पें हैं इसराइल की फौज की, उनमें बहुत शिद्दत आ चुकी है। कल बल्कि इसराइली अफवाज और एयरफोर्स ने बॉम्बिंग भी की है हिजबुल्लाह में के खिलाफ, लबनान की सरहद पार करके। और जो ऐलान किया गया है हिजबुल्लाह की जानिब से वो ये है कि जुमे को इस जंग के शुरू होने के बाद पहली दफा जो उनके लीडर हैं हसन नसरुल्लाह, वो एक बड़ा खिताब करेंगे। तो तवक्को ये की जा रही है कि शायद हो सकता है वो बाज़ाब्ता तौर पे जंग में शरीक होने का ऐलान जुमे को कर दे। तीसरा महाज जो है वो शाम के साथ है, क्योंकि मुख्तलिफ बतदरीज जो है इसराइल की अफवाज जो है शाम में भी उन फजाई अड्डों पे बमबारी कर रही हैं जहां से उनको ये एहतमाल है कि सप्लाईज जो हैं हमास को पहुंच सकती हैं, या इवन हिजबुल्लाह को कोई रीइंफोर्समेंट आ सकती है। तो बतदरीज आपको ये जंग का दायरा फैलता हुआ नजर आ रहा है। अब से 2 घंटे पहले अगर आप सैटेलाइट पिक्चर देखें हरमीत साहब, तो 46 बहरी जंगी जहाज जो हैं इस वक्त मगरबी ताकतों के मौजूद हैं बहरे रोम में, मिसाइलों से लेस, कि अगर हिजबुल्लाह इस जंग में शामिल होती है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस जंग का जो दायरा इख्तियार है वो कितना फैल सकता है। तो मैं बस आखिरी बात ये करूंगा कि देखिए, ये जंग जो है इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा एक टेस्ट है। अभी आपसे आने से पहले मैं बताता हूँ चलूं, क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली मेमोरी बहुत थोड़ी है। वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का एक मोतबर तरीन अखबार समझा जाता है। आप गूगल करें कि टोटल कैजुअलिटीज ऑफ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, तो वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 46 लाख लोग 20 साल में हलाक या शहीद हुए हैं। तो हमारी मेमोरी छोटी है, अभी तो 8000 लोग हुए हैं। तो हम भूल जाते हैं और तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं दोबारा। ठीक है डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन कौमों की तारीख में जंग जब शुरू होती है तो किसी बात से होती है, लेकिन ख़त्म होती है तो दीगर खित्ते में मौजूद ममालिक को भी मुतासर करती हैं। और कौमों की तारीख में हमेशा तबाही के अलावा जंग की सूरत हाल में कुछ भी नहीं हुआ। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में बात करेंगे पॉलिटिकल सेगमेंट पे, और इस सेगमेंट की अगर हम बात करें मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के बाद और अदालतों से मिलने वाले रिलीफ के बाद तमाम हलकों में ये कहा जा रहा है कि वो ना सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के लिए बल्कि इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए नहीं, इंतखाबात में पार्टिसिपेट करने के लिए और वजारत उस्मा के लिए इतनी कोशिशें कर रहे हैं। तो क्या वो चौथी दफा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकेंगे या नहीं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन इंतखाबात होंगे तो ही कुछ होगा। इंतखाबात की बात करें तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात जो है वो 2024 इंतखाबात का साल और जनवरी इंतखाबात
इंतखाबात का महीना कहा जा रहा है, लेकिन कोई एक जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रोग्राम तो दिया गया था लेकिन कोई डेट नहीं दी गई थी। अब एक एक्सपेक्टेड डेट दी गई है, कंफर्म अभी भी कुछ नहीं है। 28 जनवरी कहा जा रहा है कि इंतखाबात 28 जनवरी को कराए जाएंगे और इस महीने में करवाए जाएंगे। खैर इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ सना हाशमी मौजूद हैं और ये सीनियर एनालिस्ट हैं प्लस एंकर पर्सन। इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। जी वालेकुम सलाम सोहा, थैंक यू वेरी मच। बट मैं ये कह दूं मैं बहुत सीनियर नहीं हूँ, सीनियर तो बहुत काफी बड़े बड़े लोग होते हैं। जी फरमाइए। Honor to have you. Thank you so much for joining us for Good Morning Public. सना बताइएगा कि सूरत हाल इस वक्त किस हद तक आपको क्लियर नजर आ रही है कि चलें अब हमें जनवरी में इंतखाबात जो है वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच अगेन पब्लिक टीवी एंड गुड मॉर्निंग टू योर व्यूअर्स। बात यह है जो आपने अभी सवाल किया, मेरा ख्याल है ये अपनी अहमियत का हामिल तो है, लेकिन जो डेट की अनाउंसमेंट की बात है सोहा, देखे डेट्स आ गई या डेट नहीं आई, इस पर बहुत अरसे से हम तकरार, बहस और मुबाहिसे सुन रहे थे, तज्जिए सुन रहे थे। जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, लगता ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने मसल्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही हैं। चाहे आप जनूबी पंजाब के अंदर देखें, चाहे आप सिंध की मुख्तलिफ जमातों को देखें। मैं एमकेएम की बात कर सकती हूँ, एमकेएम अपना एक मोमेंटम बहरहाल यहाँ सिंध में और कराची में बिलखुसूस बना रही है। देखिए पीपल्स पार्टी जो है वो अभी उसने 18 अक्टूबर का एक जलसा किया जो कि उनकी एक रिवायती मामला है भी, लेकिन लगता यह है कि इस सब के बावजूद अभी भी अबहाम मौजूद है कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। और वो क्यों है? देखिए पॉलिटिकल जो अभी तक डिसेबिलिटीज चल रही हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन बॉर्डर पारा चनार के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। आपको अच्छी तरह पता है कि इसके अलावा अभी रिसेंट पास्ट के अंदर हमारा जो पूरा बेल्ट है केपीके का, वहां पर काफी प्रॉब्लम्स हैं और हमारे जितने भी एजेंसीज हैं माशाल्लाह वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको कोप अप करें, लेकिन इंटरनेशनल डिसेबिलिटीज जो भी अनपॉलिटिकल सर्टेनिटी चल रही है वो, और फिर मुल्क के अंदर जो दाखिली सना हाशमी साहब, अगर हम देखें सारी सूरत हाल में जो आप फरमा रही हैं कि दहशतगर्दी के बड़े से मामला, हम बड़ा चिनार में भी हलाकतों की तादाद जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर हम पीटीआई की बात करते हैं, कोर कमेटी में जो फैसला किया गया, अनफॉर्चुनेटली माजी में जब वो इख्तिदार में थे या इख्तिदार से निकले तो उन्होंने सियासी जमात से बात करना जो है वो अपनी तौहीन समझी। अभी जो सूरत हाल है कि राब्ते बहाल होंगे, ऐसे में खबरें ये आ रही कि पीपल्स पार्टी और उनका कहीं ना कहीं, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात है, दोनों गिला कर रहे हैं इस वक्त, किसी और जमात कोई और जमात तो नहीं करी, दोनों कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि इत्तेहाद अगर बन पाएगा और अपोजिशन का रोल निभाएगा तो प्लस स्टैब्लिशमेंट के लिए कि कितना दर्द साथ बनेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है हरमीत। देखिए एक तो ये कि अगर ये इत्तेहाद होता है तो ये गैर फितरी इत्तेहाद होगा, क्योंकि एक जमाने तक शायद ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आज भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देती है बाएं बाजू की जमातें और दाएं बाजू की जमातें। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक का खास अरसे तक और आज भी बाएं बाजू की ही पार्टी कहलाती है, और पाकिस्तान जो पीटीआई है उसका आज तक लोगों को समझ में नहीं आया कि दाएं बाजू की पार्टी है कि बाएं बाजू की पार्टी है, क्योंकि बहुत सारे मामलात में उनकी जो स्ट्रैटेजी है, आई एम रियली सॉरी, लेकिन वो यू टर्न पॉलिसी जो है उनका खासा रहा है। तो अगर ये हो भी जाता है, चले फॉर सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट कि अगर ऐसा हो भी जाता है, तो हरमीत जो आप सवाल कर रहे हो ना कि एस्टेब्लिशमेंट को कितना प्रेशराइज कर सके, एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त प्रेशराइज करना इम्पॉसिबल सिचुएशन में है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर दी जो ये एक पूरा एक जो ना 13 जमाती कुल जमाती जो इन्होंने एक इत्तेहाद बनाया था और पीडीएम के थ्रू एक गवर्नमेंट रन की थी, तो अब सबको सबके बारे में पता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना जोर नहीं लगा सकेगी, मेरा ख्याल है, स्ट्रीट पावर्स दिखाना भी चाहे तो अब हालात वो नहीं है पाकिस्तान के। देखिए इस वक्त जो मसला है ना वो रोटी का है हरमीत, लोगों के पास खाने पीने को पैसा नहीं है। यहाँ पर कल वो फिरदौस आशिक कुबान साहबा और बाकी ज़ाहिर आपको पता है जहांगीर तरीन साहब ने जलसा किया, वो कह रहे कि हम आधी कीमत पर पेट्रोल देंगे। सर आप कैसे देंगे? लोगों को ख्वाब ना दिखाएं, लोगों को झूठे ख्वाब दिखाने से बहुत बेहतर है कि उनको सच बताएं। You were talking about सना, you were talking about, sorry for the interruption, you were talking about कि देखिए यू टर्न हमेशा लिया जाता है और हमें पता है कि सियासत में कुछ भी हतमी नहीं होता। जो कभी किसी के साथ खड़े थे आज वो मुखालिफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का जो वो गिला है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आप क्या समझती हैं? पीटीआई ने भी एक यू टर्न लिया है, आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया गया है कैंपेन्स में। अब आप क्या देखती हैं कि किसको किसके साथ खड़ा हुआ देख रही हैं और क्या स्ट्रैटेजी क्या नैरेटिव
नैरेटिव के साथ अपने लॉन्च करेंगे इंतखाबात में पार्टी? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब से जो पीटीआई के लोगों की मुलाकात थी वो बिल्कुल एक जाती नौयत की मुलाकात थी, एक रिवायत के मुताबिक थी। उनके यहाँ एक मौत हुई थी जिस पर वो पुरसा देने के लिए, ताजियत के लिए वहां हाजिर हुए थे और ये बात उनके लोगों ने क्लियर भी की। लेकिन मुझे खुशी किस बात की है, देखिए एक जिसे कहते हैं ना टिप ऑफ द आइस, वो वाला सिचुएशन होना बहुत जरूरी है। ये वही मौलाना फजल रहमान साहब है जिनको डीजल कहते कहते नहीं आपके जलसों में नारे लगते थे और आप उन नारों के मजे लेते थे। आज उसी मौलाना के दर पर जाकर चलें, ताजियत के ही जुमरे में ले लें, आप गए जरूर। देखिए पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उनके अंदर अपना एक जैसे कहते हैं रिवायत होती है, वो झुककर मिलते हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब इसके बादशाह हैं, आप सब इसको बात को जानते हैं। वो अपने जिसे कहते हैं ना शदीद दुश्मन के दर पर भी एक और चले चीज, जाते हैं। छुप छुप के तो हमारे स्टूडियो में कैमरा ऑफ होता है तो फिर इनकी गप्पे भी आपने देखी होंगी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे जो सूरत हाल है इस वक्त, नवाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी जिस तरह उनको खान को लाडला और इनको लाडला प्लस का खिताब दे चुकी है और कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा है जिस तरीके से प्रोटोकॉल सारी चीजें और पहले से चीजें तय हो चुकी हैं कि नायब वज़ीर आज़म भी मरियम नवाज नहीं बनना है। आपको क्या लगता है कि चौथी मरतबा एक ख्वाब है, ख्वाहिश है नवाज शरीफ साहब की और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए पाकिस्तान आए, तो ऐसे में चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने में कोई रुकावट आपको नजर आ रही है या जो अदालत से रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है इसी तरह रिलीफ बन के वज़ीर आज़म बन जाएंगे? I think Harmeet, it's such a disappointment for this country कि हम आज भी बैठकर एस्टेब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर अपने प्राइम मिनिस्टर्स बनाने और बनने की बातें कर रहे हैं। एक तरफ डेमोक्रेसी का राग अलाप रहे हैं, ये मियां नवाज शरीफ को सोचना चाहिए। देखिए उनकी उम्र 50 प्लस हो चुकी है, वो चौथी बार वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद है। 100 बिस्मिल्लाह जी, आप 100 दफा वजीर आजम बन जाएं, लेकिन अपने पैरों पे बने सर, दूसरों के कंधों पर ना बने। देखिए मरियम नवाज को 6000 दफा आप मेरी तरफ से नायब वजीर आजम बना दें, लेकिन अपने पैरों पर बनाए। ये एस्टेब्लिशमेंट की गोदों में बैठकर उनके कांधों पर आकर आप क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं आपको लाहौर के अंदर आपको बता दूं, आप खुद भी मेरे ख्याल है इस चीज की पल्स के ऊपर होंगे, लाहौर में जितना काम नून लीग ने किया है उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने किया होगा। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल कन्विंसिंगली बता रही हूँ बिकॉज मैंने वहां जाकर पूरा सर्वे किया है और मैं लोगों के एक एक पथारे वाले से मिली हूँ, रक्षा ड्राइवर से मिली हूँ। वो नफरत की हद तक नवाज लीग को अब रद्द करते हैं। वो कहते हैं जी हमने इनको वोट ही नहीं देना। क्यों? क्योंकि आपके जो बहुत सारे चेहरे हैं वो आवाम के सामने अब सामने आ गए। उनको पता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के दोस्त हैं। आप मुझे बताएं कि ये आज से जब पीडीएम का पूरी हुकूमत चल रही थी, नवाज शरीफ साहब उस वक्त क्यों नहीं आए? उस वक्त आते। आसिफ अली जरदारी साहब 1000 बार ये कह चुके हैं कि जब इनका वक्त पड़ता है ये पैर पड़ते हैं और जब वक्त खत्म हो जाता है तो ये गर्दन पकड़ लेते हैं। तो नवाज लीग को बहुत सोचने की जरूरत है कि हाउ दे कैन मेक द डिफरेंस फॉर द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी माइलेज है नवाज शरीफ के पास कि वो इस वक्त सबसे सीनियर पॉलिटिशियंस के तौर पर है। अगर बेनजीर साहब हयात होती तो अलग बात थी, लेकिन उनके वापस आने के बाद, असैसिनेशन के बाद पूरा कैनवस खाली है और इस कैनवस पर नवाज शरीफ दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर एक और चीज जो कैनवस की आप बात कर रहे हैं उसकी क्लैरिटी, उसके खाली होने की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले इंतखाबात में लेटर और सूनर शब भी होते हैं, आप उन्हें कहाँ देख रही हैं? मतलब अगर हम तारी सूरत हाल की बात करें, पार्टी की बात करें, ठीक है वोट बैंक नवाज शरीफ का है तो वोट बैंक की वजह से ही, कैंपेन की वजह से पाकिस्तान आए हैं, लेकिन मियाँ अगर हम बात करें इमरान खान की तो वोट बैंक बल्कि इटसेल्फ पीटीआई तो है, वो इमरान खान ही है। अब जब वो यहाँ है ही नहीं है, बाहर नहीं है, आप क्या समझती हैं कि आप इनका मुस्तकबिल इंतखाबात में क्या है? देखिए इमरान खान को चाहे आपको पसंद हो या बाकी 1000 लोग को पसंद हो या ना पसंद हो, मैं आपको बताऊं कि मैं क्योंकि स्ट्रीट शोज भी बाज़ दफा करी इसलिए लेती हूँ ताकि पब्लिक ओपिनियन मुझे पता चल जाए। पीपल लव इमरान खान, पीपल लाइक्स हिम सम और द अदर वे। किसी को उनकी पर्सनालिटी पसंद है, किसी को उनकी पर्सनालिटी पसंद है, किसी को उनका अंदाज़े गुफ्तगू पसंद है, क्योंकि आपकी जो इस वक्त वोटर है ना हरमीत और सुहा, वो 18 से ऊपर का वोटर है। आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो 63% वो नौजवान है जो बर मिट रहा है मरियम नवाज की पर्सनालिटी पर, जो बर मिट रहा है इमरान खान की पर्सनालिटी पर। दे डोंट हैव द ह्यूमन लेवल बट दे लाइक द पर्सनालिटीज। सो अब जो आपका जो वोटर है ना, ये बहुत ही एक मेरा ख्याल है बारीक नुक्ता है जिस पर हमें बहुत बहस करने की जरूरत है कि हमने किन जहनों की आबियारी की है। हमारा नौजवान जो है वो इमरान खान की तरफ अपना टिल्ट अगर दिखाता है तो इमरान खान का पोस्चर क्या होना चाहिए? क्योंकि इमरान खान ने सिर्फ नफरत की सियासत को भड़काया नहीं है, उसके बारे में उन्होंने उसकी प्रीचिंग्स दी है कि नफरत करो मौलाना फजल रहमान से, नफरत करो आसिफ अली जरदारी साहब से। सर नफरत की सियासत का फायदा आपकी अपनी जात को हुआ लेकिन आपकी पार्टी को नहीं हुआ, और अगर ऐसा होता तो आपके जेल जाने के बावजूद शाह महमूद कुरैशी साहब को आप कहते कि आप ये मेरे नामजद कर दें, आप इनके साथ खड़े हो जाएं। आपने बहुत ज्यादा
वन मैन शो चलाने की अपनी पार्टी में कोशिश की है। ऑलराइट सना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपकी बात को मैं सेकंड करूंगी कि बात हुक्मरानों की या लीडर्स की नहीं है, बात दरअसल उनके फॉलोअर्स की है कि आप किस ड्राइव करते हैं, उनके माइंड को किस तरह से मोल्ड करते हैं, फिर अल्टीमेटली वोट हमने देना है, रियाया हम है, हुक्मरान जो भी होगा फैसला आपका होगा। एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। बिल्कुल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और मैं जब आर गिनने की बात करती हूँ कि अब हम दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में, चौथे घंटे में, अब हम मेरे ख्याल से सर्दियों में दिन में सिर्फ घंटे गिना करेंगे जब 8 घंटे आपको गैस मुयस्सर आएगी, और बाकी सारा दिन आप सिर्फ ये देखेंगे कि आपने उन घंटों में किस तरह से मैनेज करना है अपने खाने को, वो सुबह का खाना हो, दोपहर का या शाम का, ये बच्चों की स्कूल टाइमिंग हो, ऑफिस टाइमिंग हो। घरेलू सार्फिन की अगर हम बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले साल भी 8 घंटे ये जो सप्लाई की जा रही थी गैस की और बाकी लोड शेडिंग की जा रही थी, इससे आवाम शदीद परेशान थी। लेकिन हरमीत, अगर ओवरऑल बात करें तो आपको इस बात का अंदाजा, या हमें इस बात का अंदाजा शायद नहीं है कि 18% पिछले साल की निस्बत कमी वाक़ई हुई है हमारे इन तमाम कुदरती ज़खायर में जो कि गैस के ज़खायर कहलाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ का राग लापते हैं कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है, वो तेल हो, गैस हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनको एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत उन तमाम वसाइल को बुरोकार लाने में हम हमेशा नाकाम रहे हैं, और उसके बाद ही फिर हम इन लोड शेडिंग का जो उनको फेस करते हैं, वो चाहे बिजली की हो चाहे गैस। आप अंदाजा लगा लें कि एक तरफ तो लोड शेडिंग का मसला होता है, लेकिन बिल आपका उस आपके सामने होता है कि कहीं ना कहीं लोग जो है देख के बेहोश हो जाते हैं। अगर गैस की बात की जाए तो गैस नायाब है, लेकिन बिल जो है वो कई गुना इजाफा उसमें कर दिया है, और ये सर्दियों का तोहफा है हुकूमत की जानिब से। और फिर इसकी अजियत में मुब्तला जो है बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं हार्ट अटैक, कहीं ना कहीं और बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सोचते हैं कि गहने बेचें, क्या करें, बच्चों का गुर्दा बेचें या बच्चों का दूध बंद कर दें, लेकिन हाँ हमने बिल तो देना है, बिल हुकूमत ने लेना भी है। तो ये सिचुएशन है। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल तो इन तमाम सूरत हाल में फिर एक और चीज़ के गैस के प्राइसेस जो है वो भी बढ़ाए गए हैं, बिल भी बहुत ज़्यादा आता है, गैस मुयस्सर नहीं आती। खैर, इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर शेब हमारे साथ मौजूद है, एनर्जी एक्सपर्ट है, इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। सर, कहिएगा कि अगर हम बात करें इन ज़खायर के जो कि गैस के ज़खायर कहलाते हैं, 18% कमी वाक़ई हुई है, हाउ कुड वी मैनेज इन दिस विंटर्स के, हम किस तरह से इसको 8 घंटे पे लेके जाएंगे? पिछले साल भी हमने इसी चीज़ को फेस किया, हम इसको किस तरह से कवर कर सकेंगे? अच्छा जी, अच्छा, मैं पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, आपने मौका दिया इस मौजू से बात करने के लिए। मैं ना चूंकि एकेडमिक से वाबस्ता रहा हूँ ना, बहुत अर्सा तक तकरीबन कोई 28-30 साल पढ़ाया है, तो मुझसे अक्सर स्टूडेंट कहा करते थे कि सर आप एक आंसर दिया करें, आपका हमें सबसे अच्छा लगता है, आप जो वन लाइनर कहते हैं ना वो हमें सबसे ज्यादा पसंद है कि एक जुमले में आप बात को कंप्लीट कर देते हैं। करें कंसाइज एक जुमले में सर, जी हाल ही ऐसी है। जी हाँ, मैं यहाँ गुजारिश करता चलूँ ना, मैं आपसे 5 या 4 बातें करूंगा जो कि मेरी ख्वाहिश होगी कि अगर आप उसको दिन में रिपीट करें, या जो वो लोग जो जिम्मेदार है ना इस तमाम की तमाम सूरत हाल के, मैं उनकी भी निशानदही आपको करके देता हूँ, और फिर आप उठाएं कैमरा अपना और अपनी टीम लें और जरा जाके उनके सामने कैमरे रख दें कि भाई अब बताओ सजना की इरादा है। पहला जुमला, फर्स्ट लाइन जो मैं यहाँ गुजारिश करूंगा कि जिस तरह हमारे यहाँ हमारी बदकिस्मती कह लीजिए, अब तो मिनहसुल कौम हमारी बदकिस्मती कह लीजिए, कि जिस तरह तमाम शोबों में हम जो रूबे जवाल है ना, तो उसकी जो हमारा गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस, दिस इज वन ऑफ द रूट कॉज ऑफ एवरी सिंगल प्रॉब्लम। हमारी जो नेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनमें कहीं पर भी, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ, मैं इस बात को चैलेंज, आप चाहेंगे तो मैं किसी दिन आगे आपके टेलीविजन स्क्रीन पे सामने बैठ के चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ कि हमारे यहाँ स्कैर्सिटी का मसला नहीं है, वसाइल की कमी का मसला नहीं है, हमारे यहाँ बैड गवर्नेंस है, हमारी वीक पॉलिटिकल विल है, राइट टाइम पे डिसीजन मेकिंग नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ फेस करना पड़ता है। मैं देखिए, मैं ये एक बात हो गई आपके उसकी तरफ। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, CH4 मिथीन कहलाती है ये गैस। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि हो सकता है इस वक्त कोई हमें स्टूडेंट या बाद में भी कोई स्टूडेंट देखे, ये कार्बन का वो बॉन्ड है जो इतना पावरफुल होता है कि इसके ब्रेक करने से बहुत हाईएस्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मैं इंटरमीडिएट में था तो मेरे सर कहते थे, उस जमाने में हमारे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के जो टीचर थे और केमिस्ट्री के, वो कहा करते थे कि ये पाकिस्तानी कौम एक दिन इस गैस की एक एक बूंद को तरसेगी, कि जिस तरह हमने इसको जाया किया, हमने इसे इस तरह जाया किया है कि अगर आप लोग मेरे साथ एग्री करें, आप लोग तो खैर बहुत छोटे हैं, अब मैं अंदाजा नहीं है मुझे, मैं क्योंकि आपको स्क्रीन पे नहीं देख रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा था, और जो पाकिस्तानी हमें सब देख रहे होंगे, कि लोग जो अपनी माचिस की जो दिया सिलाई है ना,
वो वेस्ट नहीं करते थे, गैस का चूल्हा जलता रहता था कि यार माचिस जाया हो जाएगी। यानी आप अंदाजा कीजिए कि ये हमारे पास इतनी वाफिर मिकदार में मौजूद थी, और अब सूरत हाल ये है कि हम इसको तरसेंगे। अब तरसेंगे क्यों, उसके लिए भी 2 बजे बात कर लीजिए। जी प्लीज। जी हरमीत। जी 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 हरमीत पूछो सवाल, गो हेड। जी जी डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे एक, हाँ डॉक्टर साहब, शोएब साहब, क्या जब सर्दियाँ आती हैं तो यही सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर लेते कि लोड शेडिंग होगी, घंटे की होगी, 8-8 घंटे की, 9 घंटे की होगी। क्यों हमने कभी जो सारा आप जो फरमा रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, वसाइल हैं, लेकिन प्लानिंग कहाँ कोताही होती, कहाँ गलती होती है, जिसकी वजह से फिर आवाम को भुगतना पड़ता है। मैं वही बता रहा हूँ, मैंने आपको कहा ना, बैड गवर्नेंस, जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन होते हैं ना, एक देखिए जो एक पॉलिटिकल विल होती है। मैं आपको बताऊं, मुल्क जो है ना वो वसाइल से नहीं चलते, वो विल से चलते हैं। ये जरा आप कहीं लिख लीजिएगा अपने पास, आप पूछिएगा किसी से कि एक ऐसा शख्स भी हमारे पास आया था जो कहता है कि कौमें वसाइल से नहीं, कौमें विल से चलती हैं, कि अगर इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप ये देखिए कि हमने होश संभाला और ये गैस इस तरह से थी और फिर ग्रेजुअली ये कम होती गई। हम उस वक्त सो रहे थे कि हमने प्लान नहीं किया, और आज पाकिस्तान उस खिते में वाक़ है कि जिसके नेबर्स के चारों तरफ बेतहाशा तवानाई के वसाइल मौजूद हैं, और हम तरस रहे हैं बूंद बूंद को। क्यों? अब सुनिएगा जरा, अब जरा मैं आपको जो इसके एक हकीकी जो इसका फैक्टर है जो मैं आपको बताता हूँ, जरा मुझे 2 मिनट दीजिएगा। नॉर्थ वजीस्तान में जी जी जरूर हमारे पास 50 मिलियन मकब फीट जो गैस है वो योमिया के हिसाब से हमारे पास डिस्कवर हुई। फ्रंटियर रीजन में हमारे पास एक बेटनी का इलाका है, मैं पता नहीं इसको एग्जैक्टली प्रोनाउंस कर रहा हूँ यानी, क्योंकि मेरी पश्तो लैंग्वेज नहीं है, तो माजरत के साथ अगर मेरा लफ्ज ये मैं सही प्रोनाउंस ना करूं। यहाँ पर 30 मिलियन मेकअप फीट के हिसाब से गैस यहाँ प्रोड्यूस हुई, और अब उसको लाना था नेशनल नेटवर्क के अंदर, जिसके लिए 295 किलोमीटर की लाइन बननी थी, और इसके लिए 23.4 अरब रुपए भी इन्होंने मुख्तस कर दिए। अब देखिए यहाँ से आती है पॉलिटिकल विल। अब पॉलिटिकल विल क्या थी? आपने फाइनेंस वालों को कहा, उन्होंने कहा ठीक है जी ये आप लैंड डाल दीजिए, डल जाएगी, और आपकी ये तकरीबन हमारे पास सिस्टम के अंदर कोई हमें आप समझ लीजिए कि कोई 80 मिलियन मकब फीट हमें गैस मिल रही है, जो कि हमें एक बड़ा बहुत अच्छा हमें रिलीफ दे सकती थी। अब हुआ क्या कि वहां लोकल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो गई। कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर अपनी जात से ऊपर नहीं उठा। मैं बहुत मतलब दुख के साथ ये कह रहा हूँ, और इसमें कमोबेश सब लोग शामिल है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एकेडमिक्स में हूँ, मेरी कोई पॉलिटिकल लॉयल्टी नहीं है। मैं बताऊं आपको कि कोई भी अपनी जात से ऊपर नहीं उठा के जाके उन लोगों के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करता, उनके इश्यूज को एड्रेस करता और उनको समझाता कि भाई वहां मकामी जसता से जो चीज निकलेगी वो आप ही के पास आएगी, लेकिन पहले उसे एक मेन ग्रिड में डालना पड़ेगा, वहां वो प्रोसेस होगी, प्रोसेस होकर दोबारा आपके पास वापस आएगी। यानी ये वो चीज नहीं है कि आपने यहाँ से पाइप निकाला और हम आपके घरों में दे दें कि नहीं भाई पहले यहाँ पर दे दो, ठीक है जी। फिर जो वहां जमीन की तकसीम थी, जो जमीन की खरीदारी थी, मैं फिर दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ, जातियात में घिरे हुए ये खुद गर्ज और मफाद परस्त सिस्टम जिसके साथ हम वाबस्ता हैं, ये इसकी कॉस्ट फिर कौन बेयर करता है? अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं आपसे मैं छोटी सी क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मेरी बात सुन ले, मेरा एक सवाल सुन ले। मेरा सवाल आपसे ये कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बहुत ही ना ग्राउंड रियलिटी में जाके एक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस ग्राउंड रियलिटी का इस हद तक तो अंदाजा है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बेशुमार वसाइल मौजूद हैं, मैनेजमेंट, लैक ऑफ मैनेजमेंट, जो सिस्टम में डेफिशिएंसीज हैं। अच्छा ऐसा भी नहीं कि हमें उसके बारे में पता नहीं है, अभी जो कुदरती वसाइल मौजूद है उनको बरोएकार ला के हम इन वसाइल को एड्रेस नहीं कर सके, वसाइल होने के बावजूद भी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये कहिएगा कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसको एड्रेस करने के लिए निजाम शुरू से तो हम बनाने से रहे, जो मौजूद है उसमें कोई जो कमियां कुताहियां है उसको फिल करके थोड़ी बेहतरी की जा सकती है। निगरान सेटअप जो है वो हाथ खड़े कर रही है कि भी हमारे पास सूरत हाल बिल्कुल खराब है और हमें ऐसे ही मिली है। अब जो गर्दशी कर्जे हैं, IMF की जो कमिटमेंट है उसके मुताबिक आपको पता है उसमें इजाफा ना हो, इसकी वजह से नर्ख भी बढ़ाए जाते हैं और फिर उसको मैनेज भी किया जाता है। आम अवाम आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कितनी ज़्यादा इस लिहाज से परेशान है, उनके पास कोई वे आउट नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, उनको तो सप्लाई नहीं मिल रही लेकिन वो बिल पूरे अदा कर रहे हैं। फौरी तौर पर क्या कंसर्न डिपार्टमेंट्स को करना चाहिए कि थोड़ी एनर्जी क्राइसिस को कैटर कर सके, थोड़ा बहुत, नॉट कंप्लीटली? मैंने ये मेरी पहले भी बात हुई चैनल पे, उसमें हम बात कर रहे थे हमारी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो मैंने एक आसान सा जुमला कहा था। मैंने पहले आपसे कहा ना कि मुश्किल नहीं, मैं बिल्कुल आसान सी आपको बात बताऊंगा। एक तो सबसे पहले आप जो ये फ्री वाला खाता है ना ये बंद कर दें। अगर ये निगरान हुकूमत इस मुल्क पर कोई एहसान कर सकती है ना,
ठीक है ना जी, मुझे नहीं पता ये कितने एहसान करने के लिए आए हैं इस मुल्क के ऊपर, लेकिन अगर कोई वाकई ये सीरियस है इस मुल्क के साथ कुछ करने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी टेक्नोक्रेट्स की जो फौज आई है हमारे पास इस वक्त, जो काम करने के लिए लोग आए हैं, मेरी उनसे ये दस बदस्ता मुअद्दबाना गुजारिश है, क्योंकि मुअद्दबाना लफ्ज जरूरी है कहना, वो माइंड ना कर जाए, तो सिर्फ गुजारिश ये है कि अगर आप ये फ्री वाला खाता इस मुल्क में बंद कर दें, और अगर कब आपका चैनल इसमें लीड ले जाए कि एक ऐसी हम कैंपेन पाकिस्तान में रन करें कि खुदा का वास्ता है ये जो फ्री का खाता है। सर बिजली में किया है ना उन्होंने, बिजली में जो सार्फिन वो हैं जो वहाँ काम करते हैं, ऑब्वियसली उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनको अब फ्री यूनिट्स देना बंद कर दिए हैं। इनसाइड अभी भी नहीं पता लोगों को, और चूंकि हम इन इश्यूज पे जाते नहीं है ना, हमारा अभी कल कला किसी की अदालत लग जाएगी, किसी का कुछ और लग जाएगा, हमारे सारी चैनल्स की गाड़ियां भी उस तरफ चली जाएंगी, तो जो असल हमारे कोर इश्यूज हैं वो रह जाएंगे। मैं आपको बताऊं, ये देन ऑफ फिगर्स दें, देखिए आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में रह रहे हैं ना, आज आप एआई के दौर में रह रहे हैं, आप चैट जीपीटी के दौर में रह रहे हैं। 1 मिनट में कैलकुलेट होकर निकल आता है कि बताइए जी आपने जो ये फ्री के खाते बंद किए हैं कितना इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। हमें फ्री का खाता लेके बैठ गया है, हमारे जो सर्कुलर डेट है, मैंने लास्ट प्रोग्राम में कहा था इसी तरह ही बस अपना हम दिल के वो क्या वही जला सकते हैं, अपने दिल को ही जला सकते हैं। मैंने उसमें कहा था जी आप एक उठाइए डेटा उठाए और जाके देखिए कि आपका सेनेट इस वक्त कितना डिफॉल्टर है, आपका सीडीए बिजली के बिलों में कितना डिफॉल्टर है। डॉक्टर साहब अगर आप बात करें, आपने जिस तरह बात की कि माजी में जब आपको आपके टीचर ने बताया कि ये सूरत हाल होगी, अब जो सिचुएशन है वो भी आपके सामने है, आपको क्या लगता है कि अगर हमने ये काम ना किया, जैसे मुफ्त बिजली या मुफ्त गैस जो दी जा रही है, ये काम, बहुत सारी चीजें और भी होंगे जो वो काम ना किया, तो फिर अब मुस्तकबिल जो है कहीं ना कहीं गैस बिल्कुल फिर हम कहीं ना कहीं तारीख की किताबों में उसका जिक्र हमें खत्म हो जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, ये तो खत्म हो रहा है। अच्छा देखिए, नए ज़खायर, हम अब नए ज़खायर की मैंने आपको कहानी सुना दी ना, क्योंकि मुझसे असल में ये मैंने आपको इसलिए उसकी डिटेल बताई थी कि मुझे एक जगह पे उन्होंने क्वेश्चन किया कि सर आप हमें रेफरेंस के साथ बताएं कि कहां पर इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने ये 2 पॉइंट्स तो मैंने आपको बताए, ऐसे 20 और पॉइंट्स हैं जो कि बंद पड़े हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दी कि एक पॉलिटिकल विल, एक ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो अपनी जात से बाहर निकल के जाके इन मसलों को देखे। लीडरशिप में तो मैंने जिंदगी में यही पढ़ाया है कि लीडर आपका वो होता है जो आपके वक्त की नब्ज को देखे कि आपकी इस वक्त इशू क्या है। हमारा इशू इस वक्त किसी को रिहा करना, किसी को गिरफ्तार करना नहीं है। खुदा के लिए सवाम, देखिए मैं एक अली आप हैरान होंगे सुन के, बल्कि यकीनन आप लोग तो मीडिया के, आपको कैसे आप कहाँ से हैरान होते हैं, आपको हैरान करना बड़ा मुश्किल काम है। दुनिया के अंदर ये जो बुनियादी, देखिए दुनिया में जो ये बुनियादी जरूरियात होती है ना, यानी आपकी खुराक, आपके लिए पानी, आपके लिए आबो हवा, आपके लिए ये जो तवानाई की जरूरियात है, इनको कंप्लीट करने के बाद, फुलफिल करने के बाद बाकी इश्यूज के ऊपर बात की जाती है। यानी जब तक आपकी बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं होती उस वक्त तक नेशनल एजेंडा डिक्लेयर नहीं होता। नेशनल एजेंडा इसके बाद डिक्लेयर होता है। वो कहते हैं पहले रोटी पूरी करो भाई। अच्छा सर, एक और चीज सर, रोटी की आप बात कर रहे हैं सर, आपको पता है किसी भी तरीके से सर अगर वो एजेंडा पूरा हो गया तो, जी हाँ, यही तो मैंने आप देखे ना, वही सिरा आके जुड़ गया ना। मैंने पहले ही शुरू में आपको कहा था कि इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल विल। सर डिमांड सप्लाई को आप किस तरह से देखते हैं सर? ये जो अगर ये वाला फॉर्मूला है डिमांड सप्लाई का, आप क्या देखते हैं? देखिए अगर गैस नहीं आएगी तो अल्टीमेटली हम स्विच कर जाएंगे सिलेंडर्स पे, और आपको पता है उस गैस की प्राइसेस का भी अंदाजा हमें है, फिर ग्रेजुअली वो बढ़ेगा और फिर बहुत सारे लोग अपने ही कीमतों पे, अपने ही कायम करदा कीमतों पर उसकी जो है वो खरीदो फरोख्त जारी शुरू कर देते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस डिमांड सप्लाई को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? अल्टीमेटली ये सारा एक कहा जाता है या सुनने में आता है या देखने में आता है, इट सीम्स टू बी लाइक कि ये एक प्रॉपरली मैनेज किया हुआ होता है कि अगर गैस इतने आवर्स दी जाएगी और इतने आवर्स नहीं दी जाएगी, अल्टीमेटली लोग स्विच करेंगे और फिर गैस प्राइसेस बढ़ेंगी तो मजबूरन खरीदना ही पड़ेगा। तो इस सप्लाई चेन को किस तरह से देखते हैं? ये देखे ना, ये वो माफिया, जिस तरह एक माफिया ने पहले रेलवे, हमारे ट्रैक्स को तबाह करके और हमारे रेलवे का पूरा निजाम तबाह और बर्बाद किया, अब यही है ना कि इम्पोर्ट पे शिफ्ट करें। अच्छा एक और दिलचस्प बात आपको मैं बताऊं, ये भी किसी वक्त चेक कीजिएगा आप अपने तौर पर। हमारे यहाँ जो एलएनजी की इंपोर्ट हो रही है ना, तो उसके जो टेंडर की जो बिडिंग होती है उसका क्या क्राइटेरिया है? आप जरा ये किसी एक्सपर्ट से पूछिएगा। ये लोग क्या करते हैं, जो लोग मुख्तलिफ बोली देने के लिए वहां जाते हैं ना, ये आपस में पूल कर लेते हैं। अदरवाइज जो एक तरीकाकार ये है कि जैसे कोई चीज मार्केट से आपने उठानी है तो हर एक अपनी अपनी ऑफर देगा, जिसकी लोएस्ट ऑफर होगी वो पिक कर लेगा। ये इस एलएनजी के लिए खास तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी इनसाइड न्यूज। ये क्या करते हैं कि वहां सारे बैठ के पूल कर लेते हैं कि चलो यार हम तुम्हारा इतना शेयर, तुम्हारा इतना शेयर, और एक ही हम जो है ना बोली ऑफर करेंगे और एक ही उसके ऊपर हम इसको उठा लेंगे। और उसका नतीजा क्या निकलता है
कि इनकी ना वो जो एक होती है ना मोनोपोली, कि इनकी रेट के ऊपर मोनोपोली आ जाती है। एक जमाने में ये मोनोपोली सिर्फ सोने पर हुआ करती थी, आज जिंदगी की हर प्रोडक्ट के ऊपर ये मोनोपोली है कि ये माफिया आपस में पहले compete करने के बजाय आपस में कोलैबोरेट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमाए, ग्राउंड रियलिटी है जो एक चीज आप सामने लेके आवाम के सामने लेके आ रहे हैं, पब्लिक के सामने। सर आपसे जानना चाहेंगे, जो सोहा ने सवाल किया, इसमें कोई शक नहीं कि घरेलू सारिफीन की बात कीजिए उस पर तो असर होगा, लेकिन फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी सनतें हैं, कहीं ना कहीं उनका नुकसान, और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बेरोजगारी की शरह भी बढ़ सकती है और फैक्ट्रियां बंद हो सकती है अगर ये सिलसिला बढ़ रही है जी। सीमेंट इंडस्ट्री आपकी बुरी तरह से सफर कर रही है। सीमेंट के हमारे इस वक्त प्रोडक्शन रुकी हुई है, क्योंकि अभी हमारा टोटल एक रियल स्टेट सेक्टर ही था जो यहाँ पर सरवाइव कर रहा था। लोगों ने सीमेंट और गारे में ही सारी की सारी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है। अब ये गैस एक्सप्लोरेशन के ऊपर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही ना। मैं आपको एक और जो चीज इसमें एक दुखती रग इसकी भी बता दूं आपको कि यहाँ पे गैस एक्सप्लोरेशन, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट का तस्वुर ये है कि भाई जाके प्लॉट ले लो 10-12 और एक पूरी सोसाइटी बुक करवा लो और उसमें पैसे डाल दो। लोगों को ये पता ही नहीं कि एक्चुअल पैसा कहाँ पर है। पैसा जो सर्कुलेट होता है ना, जब तक आप इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर बड़े बड़े टाइकॉन बैठे हुए हैं जो जमीनों में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, लेकिन वो आपको गैस में नहीं इन्वेस्ट करता हुआ नजर आएंगे, वो आपको बिजली में इन्वेस्ट करते हुए नजर नहीं आएंगे। मुल्क के अंदर जो जरूरियात है पूरी होंगी बुनियादी और लोगों को रोजगार मिलेगा तो तब आपके प्लॉट भी बिकेंगे ना। अवाम भूखी हो रही है, प्लॉट कहाँ से बेचोगे भाई? तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन रुक रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। देखिए मैं ज़िम्नन एक आपको बात बता दूं, अब एक डैम है ना मिसाल के तौर पर, तो वो 8.1 उसका जो था ना रेशो के, अगर आपके पास एक बड़ा डैम है और आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 20% से हाई चला जाता है। दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो 20% से ऊपर आपको रिटर्न दे, लेकिन अगर आपके पास पानी के ज़खायर हैं तो वो पानी के ज़खायर आपको 20% से ऊपर एनुअल रिटर्न रेट देते हैं। लेकिन चूंकि ये टेक्निकल चीजें हैं, इनके लिए थोड़ा सा इल्म की जरूरत होती है, काबिलियत की। उन्होंने कहा नहीं ऐसी जरूरत नहीं है, 5 गुंडे रखो और जाके जमीन पे कब्जा कर लो, उतने ही पैसे पूरे हो जाएंगे। ये जब प्रायोरिटी चेंज हो जाती है ना। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि फिर जो हम अल्टरनेटिव्स जो चीजें आप फरमा रहे हैं। जी हमीद, गो अहेड, यू कैन आस्क जी क्वेश्चन। श्योर यू कैन। डॉक्टर साहब, जो चीज़ें आप फरमा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सियासी लीडरान का ये फुकदान है कि वो कहीं ना कहीं जो ज़खायर आपने बता दिए, आपको नहीं लगता कि हमने जहां जहां से गैस मिली, जो मादनियात मिली, हमने उस जगह के साथ पहले वादे किए उन एरिया के लोगों के साथ, फिर हमने कहीं ना कहीं उनसे मुंह फेर लिया, तो शायद ये वजह है कि उन लोगों को कायल करना थोड़ा सा मुश्किल है। वही ना, पॉलिटिकल विल। देखे ना, लीडरशिप दो तरह से होती है ना, एक ट्रिकल डाउन हो गई, एक बॉटम अप हो गई। बॉटम अप ये हो गई कि आपका जो नीचे की सतह पे जो लोग हैं, जो अवामी सतह पे लोग हैं, आपका और जो टॉप पे बैठे हुए हैं, उनके दरमियान एक लिंक कायम हो। लीडर होता वही है जो लीड लगा के मतलब अपना रब्त कायम कर रखे ना। तो अब ये अगर राब्ता होता और उन लोगों को कॉन्फिडेंस, अब आप हैरान होंगे सुन के, मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान में इस वक्त हमारे पास इतने पॉइंट्स हैं जो कि ट्रिगर हो सकते हैं, जिनके ऊपर हम इस वक्त गैस पे काम कर सकते हैं। ये सारी मशीनरी छोड़ देना। मैं आपको बताऊं एक सोल्यूशन, अल्लाह करे, पता नहीं ख्वाब ही समझ ले, लेकिन चले, अल्लामा इकबाल ने भी ख्वाब देखा था इस मुल्क के लिए। एक ख्वाब ही है कि अगर ये सारी की सारी हमारी सियासी क़यादत ना, जो नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, या इवन निगरान भी, अभी तो ये भी नहीं जाते, तो ये जाके बैठ जाए बलूचिस्तान के अंदर डेरे लगा के और ये कहें हम उस वक्त तक उठ के नहीं आएंगे जब तक हम इन लोगों के प्रॉब्लम्स को नहीं सुन लेते। लेकिन इसका सीन तो ऐसे ही है ना कि हजार ख्वाहिश ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे। लेकिन देखिए ना, देखिए मुल्क तो बचाना है ना हमने, हम इस तरह तकरीरी करके जिंदा रहेंगे। मतलब हमेशा हर साल नया आता है, सर्दियां आएंगी, फिर यही रोना शुरू हो जाएगा। अब सर्दियां खत्म होगी तो पानी की मैं यही कहती हूँ डॉक्टर साहब, मैं यही कहती हूँ कि सर्दियां आती हैं तो अपने साथ लोड शेडिंग लेके आती है, चाहे वो गैस की हो, गर्मियां है तो फिर बिजली की लोड शेडिंग होती है। खैर हम इस चीज के लिए प्रिपेयर होते हैं, लेकिन इदारे इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होते। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने की वो रियलिस्टिक अप्रोच ही थी, लेकिन कुदरती ज़खायर की बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, तो बलूचिस्तान में जाकर बैठने की बजाय वहां पर अगर मौजूद लोग या फिर हमारे हुक्मरान या हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स अगर इस पर थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फोकस करें तो इस निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि इस निज़ाम को नए सिरे से बनाने से तो हम रहे, इसको बेहतर करने के लिए कोशिश की जा सकती है। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वैसे तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे डाइटिशियन और बहुत सारे डॉक्टर्स आपको दिन रात ये बात कहते रहते हैं सोने से 2 घंटे पहले आपने कुछ नहीं खाना। लेकिन चलिए आपको कभी वैसे इत्तेफाक हुआ अगर मैं हरमीत को लाहौर आए और या फिर मैं इस्लामाबाद जाऊं तो नॉर्मली हम इन्वाइट करते हैं कि चलो आओ कोई डिनर करते हैं, कभी किसी ने आपको कहा आए नाश्ता करते हैं? ये कम होता है, बहुत कम होता है ये प्रैक्टिस। कर मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों से कहूँ कि आए ब्रेकफास्ट। वादा पूरा कभी नहीं किया, लेकिन बहरहाल आपकी बात ठीक है कि अक्सर जो है रात के वक्त हम खाने में इनवाइट करते हैं। एग्जैक्टली ज्यादातर लोग इनवाइट आपको डिनर का देते हैं या फैमिली गेट टुगेदर भी डिनर्स पे होता है, व्हाई नॉट भाई नाश्ता। अच्छा रात की अगर बात करें, रात के खाने की बात करें, आपके सोने से लेके आपके खाने तक ये जो पूरा एक वैक्यूम होता है, इसमें कितना फासला होना चाहिए, कितने घंटों का इसमें स्पेस होनी चाहिए, या इसके अलावा अगर आपने खाना 2 घंटे पहले भी खाना है तो रात के औकात में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हम उनका जवाब आज के सेगमेंट में देंगे, बशर्ते कि आप उस पर अमल भी करेंगे। खाली हम बात करें और बात करके सिर्फ आप सुन लें और उसके बाद फिर रात को क्रेविंग हो, भूख लगे और आप बर्गर और पिज्जा मंगवाए खा लें, ऐसा नहीं करना। बहुत नुकसानदेह है। कितना नुकसानदेह है ये आपको बताएंगे हमारे साथ डॉक्टर ताबिंदर रियाज मौजूद है। इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? वालेकुम जी, शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा पहले तो सबसे ये बता दें कि सोने से कितनी देर पहले आपको खाना खाना चाहिए, ऑल्दो कि आप कुछ भी खा रहे हो? देखिए अगर आपकी बेड टाइम रूटीन 10 बजे की है, 9 बजे की है, 11 बजे की, अब तो वैसे भी एक ट्रेंड सा बन चुका है कि हमने लेट नाइट सोना है, ठीक है? तो अगर ट्रेंड भी है, अगर आपकी रूटीन, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने 8 घंटे की नींद पूरी करें, ठीक है? 6 से 7 नहीं, पूरे 8 घंटे, ठीक है? इससे कम होगा तो फिर आपको थोड़ी सी ब्रेन की फंक्शनिंग में, ब्रेन की डेवलपमेंट में ना मसला होता है, ठीक है? तो अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करें। तो इसके लिए ये होता है कि अगर आपने 10 बजे सोना है तो इसके लिए आपको 7 से 8 बजे के दरमियान अपना डिनर कर लेना चाहिए। अगर आपको 11 बजे सोना है तो फिर भी 8 बजे तक अपना डिनर कर लें, ताकि उसको डाइजेस्ट होने के लिए या फिर थोड़ा बहुत हल्की फुल्की वॉक करने के बाद आप इस काबिल हो जाएं कि आपको कोई मसला ना हो, उसकी डाइजेशन में मसला ना हो। अच्छा फौरन वॉक नहीं करनी चाहिए ये भी कहा जाता है? जी, आप एटलीस्ट जो है खाना खाने के आधा घंटा तो लें, ठीक है? उसके बाद नहीं वॉक करें। अच्छा ये भी ठीक है, लेकिन आप अगर इस सारे सिनेरियो में एक चीज़ जो कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं, अगर हमने सोना है तो सोने से पहले हमारी कोशिश यही होती है कि आप खाना ना खाएं, लेकिन अगर आप डिनर किया है और उसके बाद आपको पता है खाने के बाद, मुझे तो मतलब बाकी सबको मुझे नहीं पता, लेकिन स्क्रीन के उस तरफ जो लोग हैं वो रिलेट जरूर करेंगे, खाने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि खाने के फौरन बाद सोना नहीं चाहिए, लेकिन नींद बहुत अच्छी आती है। और कुछ लोग डिनर करके आए नहीं और सोए गए नहीं, लेकिन अब आप सो जाते हो, उस वक्त कुछ नहीं होता, सुबह उठ के फिर आपका मैदा डिस्टर्ब होता है, सुबह उठ के फिर आपको वॉमिटिंग भी आ रही होती है, रात गुजर जाती है आपकी। ये क्या सिनेरियो होता है कि आप खा के सो गए, उस वक्त कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुबह यू गॉट डैमेज? देखिए आप या तो फिर आप बहुत फुल होके जो है ना खाना खा रहे हैं, एक होता है ना पोर्शन साइज में खाना, रात को वैसे भी कहते हैं कि थोड़ा खाना चाहिए, ठीक है? अगर आपने जहाँ पे 1 रोटी खाई है तो रात को आपको आधी रोटी खानी चाहिए, ताकि आप उसको रात में इजीली अपनी नींद को ले सके, पूरा कर सके। अगर आप नहीं लेंगे, एक तो 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले खाना खा के सो जाएंगे तो वो खाना जो है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जाहिर बात है हम सबका फोकस जो है, सबका फोकस उमूमन होता है कि भाई जो सोने बाद की इनविटेशन हो, चाहे वैसे घर की तरफ जाए तो आप कहेंगे रात का खाना अच्छा खाएंगे, और खाते खाते फिर ये होता है कि उसके बाद फिर कहीं ना कहीं स्वीट डिश या कहीं ना कहीं फ्रूट्स लग जाते हैं, और फिर एक और आदत जो हम सब में है, बल्कि बहुत लोगों में है, तकरीबन हम में, कि भैया चाय ज़रूर पीनी है, खाना खा लिया, ये टकोर करना है, टकोर देनी है मादे को। ये कितना नुकसान हम दे रहे हैं वैसे, मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो? जी वैसे तो ये है ना, हमारा ट्रेडिशन है कि खाने के बाद चाय लाजमी होनी चाहिए, ठीक है? ये तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। दूसरी बात जो आपने मीठे की है ना, तो मीठा जब हम खाते हैं ना एकदम से, चाहे वो रोटी है, रोटी के अंदर भी जो ग्रेन होता है ना, जो वीट होती है, उसके अंदर ग्लूटेन प्रोटीन होती है, जो कि हमारा एकदम से जो ब्लड शुगर लेवल है ना वो स्पाइक कर देती है, मतलब हाई हो जाता है। तो मीठा है तो वो भी खाने से ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा, तो जब ऑब्वियसली जब वो होगा तो रात को इंडाइजेशन, हार्ट बर्निंग, एसिडिटी तो लाजमी होगी, ठीक है? और दूसरी बात ये कि कैफीन है, चाय है, उसके अंदर जो पत्ती डलती है उसके अंदर कैफीन है, और कैफीन जैसे ही पीते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है ना वो एकदम से अलर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती रात में। कुछ लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, उसको उनको नींद आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट या ब्रेन की फंक्शनिंग के ऊपर इफेक्ट जरूर कर रही होती है। अच्छा आप रोटी की जो बात कर रही थी, तो ऑब्वियसली रात के टाइम कहा जाता है कि जैसे आपने कहा अगर रोटी खानी है आपने तो आप आधी खा लें, अगर आप 1 खाते हैं, और अगर 2 खाते हैं तो 1 कर लें, मतलब उससे कम कर लें। लेकिन चलें अगर रोटी चावल की हम बात करें, या हम फलों की बात करें, या हम चाय की बात करें, या हम किसी भी डिजर्ट की बात करें, आप क्या समझते हैं कि रात के टाइम पे डिनर इटसेल्फ जो है उसमें आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अवॉइड करनी चाहिए, अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो?
सबसे पहले तो मीठी चीज़ें, जैसे उन्होंने कहा है कि मिठाई से ज़्यादा, मिठाई वाली चीज़ों से, या जिनके अंदर जो है मीठा ज़्यादा होता है, हाई शुगरी फूड्स होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इवन कि जूसेस ही हैं, वो भी हमें अवॉइड करने चाहिए। उसके बाद नट्स हैं, ठीक है। वैसे तो नट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारी स्लीप और वॉक का साइकिल बेहतर हो जाता है। लेकिन इन द अदर हैंड उनके अंदर फैट्स भी होता है, अगर वो हम कंज्यूम करते ही हम सो जाएंगे, वो जो हाई फैट है वो हमारी बॉडी के अंदर एज ए फैट के तौर पे ही चला जाएगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हम मोटापे की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पनीर है, हाई प्रोटीन है। हाई प्रोटीन वैसे तो अच्छी होती है अगर आपने एक्सरसाइज किया है, जैसे कि रात को लोग होते हैं जिम करने के बाद आके ऑफिस के बाद जिम करते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन हाई लेने से हमारी मसल्स की रिपेयरमेंट होता है। लेकिन अगर आप उसे बिफोर क्लोज टू बेड ले रहे हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह, ठीक है। एकदम फुल ऑफ स्टमक जो है ना, कहते हैं, नहीं सोना चाहिए, इससे आपको तेजाबियत, गैस के इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से आप सुबह जो है फ्रेश नहीं उठ पाते। रोटी प्रेफरेबल टाइम किस टाइम खानी चाहिए आपको? अब एक और चीज जो हम देख रहे हैं कि खाने, जाहिर बात है कि भाई फिर सर्दियों की रातें हैं और खाने मजे मजे के होने चाहिए, तो ऐसे में जो बात हो रही है, सोहा जो आपसे सवाल किया कि कहीं ना कहीं आपने ना बारबेक्यू वगैरह दीगर ऐसी हैवी चीज़ें जो हैं हम शामिल कर लेते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है वो, अभी गोभी का भी सीज़न है, कहीं ना कहीं लोग खा के आइटम बम बंदे फिरते रहते हैं, फिर तकलीफ होती है, तो क्या ऐसी चीज़ें जो शामिल करके रिलैक्स होके वो गुजार सकते हैं रात? एक तो अपना डिनर टाइम जो है ना वो 2 से 3 घंटे अर्ली रखें, ठीक है, सोने से। तो इसमें आप कोशिश करें कि कच्ची सब्जियां, जैसे कि लोग होते हैं वेट लॉस का प्रोग्राम में जा रहे हैं तो वो सलाद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए भी टाइम लेते हैं वो, ठीक है, वेजिटेबल, तो बेहतर है कि आप बॉइल्ड लें, ठीक है। एक तो मसाला जात स्पाइसेस जो है ना, फ्राइड जो है चीज़ें, वो कम से कम लें, ठीक है। रोटी की मिकदार बिल्कुल कम रखें, ठीक है। उसके बाद जो सालन है पोर्शन साइज बनाएं अपना, ठीक है, उसके में सालन रखें, और साथ में अगर आपने कोई जैसे कि आजकल सर्दियां आ रही हैं, लोगों को सूप बहुत पसंद है, तो सूप के अंदर भी स्पाइसेस कम रख के आप जो है कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कम करके आप सूप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सूप का आपने जिक्र किया, तो सर्दियों में आप मछली कैसे भूल सकती हैं? अब आप मुझे ये भी बताएं, बिकॉज आने वाले अपकमिंग जो 2 और 3 मंथ्स है ना, एक तो हमने मछली खानी है और ऊपर से फिर हमारा प्रेफरेंस क्या होती है, कोई कहेगा बारबेक्यू खानी है, कोई कहेगा डीप फ्राई खानी है, कोई कहेगा आपने ग्रिल्ड खानी है। अच्छा, इस तरह की बहुत सारी आइटम्स अब इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, यू कैन ट्राई एट होम, और अगर आप रेस्टोरेंट्स जाते हो तो वहाँ पे भी एक ह्यूज वैरायटी है जो आपको मिलती है। तो मछली अगर आपने खानी है तो कैसे खानी है, और अगर खानी है तो किस टाइम खानी है? बिकॉज हम तो डिनर के अलावा चूज ही नहीं करते ना मछली खाना, रात को खाएंगे। फ्राइड नहीं खाएं, ठीक है। एक तो स्पाइसेस जो हम पहले लगा के घंटे के लिए कि ये बहुत अच्छी बारबेक्यू इसका बनेगा, ये ग्रिल्ड बनेगा, ठीक है, मैरिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शनल देखा जाए, स्मोक है, ग्रिल्ड है, तो वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू कि आप फ्राइड लें, ठीक है। और सूप भी ले सकते हैं, उसका बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सूप बनाते हुए या फिर कोई भी चीज़ बनाते हुए ध्यान रखें, स्पेशली रात के खाने में, एक तो हाई जो है वो सोडियम, जिसे नमक का इस्तेमाल वो ज़्यादा नहीं करें, ठीक है, इससे उससे ब्लड प्रेशर भी हाई होने के चांसेस होते हैं ओवरनाइट, ठीक है। एक तो नमक का इस्तेमाल कम से करें, दूसरे स्पाइसेस जो हैं जो कि हमें रात को, मोस्टली लोग जब रात को इस तरह बारबेक्यू या फिर कोई फ्राइड चीज़ें खाते हैं, सुबह उठ के कंप्लेन करते हैं कि हमारे यहाँ बर्निंग हो रही है, ठीक है। वो क्या होती है कि वो जब स्पाइसेस ज़्यादा खा लेते हैं, जब डाइजेशन ही नहीं होनी, तो वो स्टमक की लाइनिंग को डिस्टर्ब करती है। और वो एक और चीज जाहिर बात है कि फ्रूट्स वगैरह जो हैं, अगर हम देखें, अंगूर है, केला है, सेब है, दीगर ऐसी जो अमलोक जिसे आप लोग जापानी फल कहते हैं, ये चीजें मार्केट में आ चुकी हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कौन सा फ्रूट, अब किसी ने खाना, उसने कसम खाई कि मैंने खाना है, ऐसे नींद नहीं आती मुझे, तो क्या चीज है जो वो अवॉइड करें इन दोनों तीनों चीजों में से? देखिए, फ्रूट्स तो रात को लेने से अवॉइड ही करें, फर्स्ट थिंग। और जो फ्रूट्स होते हैं ना, वो हमारे एज अ स्नैक के तौर पे होते हैं, तो स्नैक्स होते हैं मिड मॉर्निंग में या मिड इवनिंग में, और खाने के बाद भी ठीक है, खाने चाहिए। और खाने के बाद बिल्कुल खाने नहीं चाहिए, और रात को बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि एक तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, ठीक है, बनानास के अंदर भी मेलाटोनिन हार्मोन ज़्यादा होता है जो कि हमारी स्लीप साइकिल को अच्छा करता है, लेकिन ये जो फ्रूट्स होते हैं ना, ये भी डाइजेस्ट होने में टाइम लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कुछ भी खाना है, कुछ भी लेना है, लेकिन सबसे बेटर वे है कि रात को अगर आप अर्ली डिनर कर लेते हैं 6 से 7 के दरमियान, रात को भूख लगती है, तो मिल्क इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप दूध पिए, बॉइल्ड मिल्क लें, स्किम मिल्क लें, अच्छे से फैट उतार के, ठीक है, उसमें टर्मरिक ऐड करें, ठीक है, बिल्कुल पिंच, ठीक है। वो तो आप सारी रात के लिए आपको एक तो ब्रेन को बहुत अच्छी रिलैक्सेशन मिलती है और रिलैक्सिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिससे बहुत अच्छी नींद आती है, और एक तो जो सारे दिन की हमारी थकान है ना, रिलैक्सेशन हो जाती है उससे, तो बस ये आप मसल्स की रिपेयरमेंट हो जाती है।
ऑलराइट डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपको पता है सारी चीज़ें हमारे घर में, फिर हमारे किचन में और फिर हमारे फ्रिज में पड़ी होती हैं। आपने खानी है, आपका ही घर है, बट आपने क्या करना है, सिर्फ टाइमिंग्स मैनेज करनी है कि आपने कौन सी चीज़ सुबह, कौन सी दोपहर, कौन सी शाम को खानी है। अपने से बिना वजह ज्यादती ना करें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है, बस आपने मैनेज करना है। मैनेज करेंगे तो सेहतमंद रहेंगे तो खुशबाश रहेंगे, और यही हमारा टारगेट है। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से एक तो हमारे जितने भी देखने वाले हैं जिनका ताल्लुक अदब से है, फ़िलासफ़ी से है, जो कि शोबिस को बहुत देखते हैं, पसंद करते हैं, सुनते हैं, हम हमेशा उन फैंस को रिकॉल करने का काम करते हैं। मतलब हम टाइम देते हैं और बताते हैं आपको कि आज के दिन ऐसी कौन सी शख्सियत है जिसको आपने याद करना है। तो हम अगर वो बरसी हो या बर्थडे हो, हम भूलते नहीं हैं। तो ये हमारा सेगमेंट जो होता है, इसमें हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके साथ मिल के उन पर्सनैलिटीज़ को, उनकी यादों को, उनके काम को रिकॉल करें, जो कि पाकिस्तान का यकीनन एक सरमाया रहे हैं। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बेहतरीन अंदाज में उन्होंने पोर्ट्रे किया, रोशन किया। अब आज बात करेंगे हम मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की, जिनकी आज बरसी मनाई जा रही है। अगर उनके हम फ़नी करियर की बात करें तो यकीनन हम उनको इस तरह से याद करते हैं कि उन्होंने फ़लसफ़े में MA किया, डिग्री हासिल की, और उसके बाद फिर इंडियन सिविल सर्विसेज का इम्तिहान भी दिया। लेकिन जब भारत में उनके जो है वो एम्प्लॉय बनने की बजाय जब देखा कि कैदी बन गए, वो इसलिए क्योंकि उस वक्त जो भी कैंपेन्स चल रही थी, उस वक्त जो भी इनकलाबी तंजीम थी, उससे चूँकि वो वाबस्ता थे, तो इसकी वजह से उन्हें काफ़ी क़ैद की सौबतें, तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन फिर भी अपने फ़नी करियर में उन्होंने क्या खूबसूरत अंदाज में मौसीकार के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी, और जो लिखा, जो उन्होंने गाया, और जो लोगों के कानों में उनके सुर की सूरत में खूबसूरत आवाज़ जो है, वो आज भी उनके तमाम मद्दाह जो हैं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बसते हैं वो जिंदा है। और आप भी ज़रा थोड़ी सी झलकियाँ देख के वापस आएँ, फिर हम डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जब हम ब्लैक एंड वाइट इस तरह के गाने और मूवीज़ को देखते हैं और रिकॉल करते हैं हरमीत, तो एक कैफियत अगर कहें, एक माहौल कहें जो बर्पा करने का और जो बनाने का उनकी मौसीकी में एक इंटेंसिटी थी। अगर हम देखें, जब पार्टीशन के बाद बड़े बड़े मौसीकार और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं टॉप पे जा रही थी, और फिर हमने देखा कि पार्टीशन होता है, पार्टीशन में बहुत बड़े बड़े मंजे कलाकार, गुलकार, मौसीकार और बड़े बड़े राइटर जो है कहीं ना कहीं कूच कर जाते हैं हिंदुस्तान की तरफ, भारत की तरफ चले जाते हैं, और कुछ पाकिस्तान में जो रह जाते हैं। इस इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करना है तो फिर बड़ी मुश्किलात भी थी उस वक्त, और कुछ लोग जो हिंदुस्तान में थे वो पाकिस्तान की तरफ आए। तो अगर खुर्शीद साहब को के जितने भी गीत आप निकाले, जिन जिन गीतों की बात की जाए, ये बड़ा मुश्किल होता है कि जो गाना जिस शख्स ने लिखा है, जिस शायर ने लिखा है, उसको मुख्तलिफ सुरों, ताल और ले के साथ उसका संगम कैसे बनाना है और किस तरह जोड़ना है और आगे, ताकि उसको कहीं ना कहीं जहाँ पे वो जाए, जिस कान को वो समातों को वो सुनाई दे, तो कहीं ना कहीं रस खोल ले। मेरे ख्याल में खुर्शीद साहब उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने कमाल का काम किया, और इंडस्ट्री जो कहीं ना कहीं उसकी रौनक मान पड़ चुकी थी, और मौसीकी एक लाजिम जुज है सॉन्ग और फिल्म के लिए, तो फिर कहीं ना कहीं दोबारा उसको जिंदा किया। और आज भी अगर हम देखें, हमारे वो लेजेंड जिनको आज ऐसे गए हुए बड़ा वक्त हो गया है, लेकिन उनको याद करना हम सबका फर्ज है। बस ये फर्ज जो है वो बखूबी अदा करने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। एक और पर्सनालिटी जिसको आज हमने याद करना है, अगर दिलदार परवेज भट्टी की हम बात करें, तो भारत के शहर अमृतसर में वो पैदा हुए, और उसके बाद जब हम उनके अगर फ़नी करियर को देखें तो PTV का क्या खूबसूरत प्रोग्राम टाकरा से उन्होंने आगाज़ किया। रेडियो पाकिस्तान को हम कैसे मिस कर सकते हैं, वहाँ भी फ़नी किरदार और फ़नी करियर का आगाज़ उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से भी किया। पंजाबी ज़ुबान की 12 फिल्में जो हैं उन्होंने क्या खूबसूरत अंदाज में उसको फिल्माया। लेकिन सबसे अहम और मज़े की बात हरमीत ये है कि शोबिस जो है वो उनकी पार्ट टाइम जॉब थी। बेसिकली ये एक टीचर थे, एक उस्ताद थे जो किस्से खाते थे, लेकिन आप देखिए शौक को भी कितने ज़बरदस्त अंदाज में कैरी किया, कैसे किया, ज़रा आप भी देखिए। अच्छा, ये बात जो उन्होंने की है ना न्यूज़ कास्टिंग में इमोशंस डालने वाली, मुझे लगता है इसकी आजकल हमें अशद ज़रूरत है। एक्सप्रेशंस के साथ इमोशंस के साथ आपने वो ले कि अगर बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड है तो वो एक्साइटमेंट आपकी आवाज़ में होनी चाहिए, अगर अफसोस वाली खबर है तो वो अफसोस के साथ आपने खबर सुनानी है, तो वो सीधे सीधे वाला काम नहीं चलेगा। क्या खूबसूरत। वैसे भी पंजाब की जमीन बड़ी सरखेज है, सो अगर हम देखें जैसे जैसे चाहे वो अमृतसर हो, फैसलाबाद हो, जहाँ जहाँ हमने देखे पंजाबी खुले डुले लोग हैं और हंसते मुस्कुराते, और हंसते मुस्कुराना बिखेर लेते हैं पूरे चेहरों पर। परवेज भट्टी साहब भी उनमें शामिल थे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। और यकीनन ये पाकिस्तान का प्राउड है और रहती दुनिया तक पाकिस्तान का प्राउड ही रहेंगे। आपसे लेनी है इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।